एपिसोड्स 11 टू 20। चैप्टर 11 विंड वुल्फ। एक भेड़िए की चीख ने क्षितिज पर आने वाले तूफान का ऐलान कर दिया। आसमान में लटकता हुआ चांदी जैसा चांद माउंटेन फुट फॉरेस्ट में एक डरावना माहौल बना रहा था। भेड़िए की उस चीख को सुनकर अनगिनत डेमोनिक बीस्ट्स पागलों की तरह भागने लगे। फ्लफी रैबिट्स, हॉर्न्ड गोट्स, फायर रैट्स, जायंट बीक क्रोज, चाहे वे ज़मीनी जानवर हों या पक्षी, सबके सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कुछ ज़्यादा हिम्मत वाले डेमोनिक बीस्ट्स ने अपने घोंसलों की रक्षा करने का फैसला किया। वहाँ कुछ ऐसे डेमोनिक बीस्ट्स भी थे जो अपने घोंसलों में रखे हेवन एंड अर्थ ट्रेजर को देख रहे थे जो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। उनकी आंखें डगमगा रही थीं, वे इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और अंततः उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। लेकिन बहुत जल्द इन डेमोनिक बीस्ट्स को कुछ नीली आकृतियों ने ढूंढ निकाला। कुछ ही पलों में इन अच्छी तरह से छिपे हुए घोंसलों में सिर्फ फटे और चीरे हुए शव ही बचे थे। इस बीच माउंटेन फुट फॉरेस्ट की एक गुफा में सुनहरे लान किंग ने अपना सिर उठाया। बस इस बार उसकी आंखों में अब कोई घमंड नहीं था, इसके बजाय उनमें एक अजीब सी गंभीरता थी। उसके पीछे एक कमजोर शेरनी और भूखे शावकों का एक झुंड था। लान किंग काफी देर तक देखता रहा और अंततः उसने अपना मन बना लिया। वह नवजात शावकों के पास गया और उन छोटे बच्चों को शेरनी की तरफ धकेल दिया। फिर बिना पीछे देखे वह घोंसले से बाहर निकल गया। पीछे सिर्फ शेरनी की डरी हुई और बेबस नजरें ही रह गईं। जंगल में कहीं एक मैग्मा पिट में देर रात हो चुकी थी और शौर्य भी आराम कर रहा था। हालांकि डेमोनिक बीस्ट हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल ची को सोख सकते थे और पूरे दिन अपनी ऊर्जा बनाए रख सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें नींद की जरूरत होती थी। सिकुड़कर सो रहे शौर्य को अचानक एक भेड़िए की चीख सुनाई दी। एक भेड़िया? मुझे याद है कि माउंटेन फुट फॉरेस्ट में कोई भेड़िया प्रजाति का डेमोनिक बीस्ट नहीं है, तो फिर ये भेड़िए की चीख कहाँ से आए? शौर्य को साफ याद था कि भेड़िए झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं और इस डेमोनिक बीस्ट की दुनिया में भी ऐसा ही था। माउंटेन फुट फॉरेस्ट में कोई भेड़िया डेमोनिक बीस्ट नहीं था, और अगर एक दो अकेले भेड़िए कभी घुस भी आते तो उन्हें तुरंत दूसरे डेमोनिक बीस्ट्स घेर कर मार डालते थे। भेड़िया डेमोनिक बीस्ट्स बहुत खतरनाक होते थे। भेड़िया डेमोनिक बीस्ट्स जन्म से ही क्रूर होते थे और समूह में लड़ना पसंद करते थे। वे जहां भी जाते वहां अक्सर लाशों का ढेर लग जाता था। इसलिए भटकते हुए अकेले भेड़िए जंगल में कुख्यात थे, यहाँ तक कि वे डिवोरिंग मंकीज जैसे हावी रहने वाले डेमोनिक बीस्ट से भी ज्यादा नफरत के पात्र थे। जब भी कोई अकेला भेड़िया दिखाई देता तो उसे डेमोनिक बीस्ट्स द्वारा एक सार्वजनिक दुश्मन माना जाता। कभी कभी गोल्डन फ्लेम लान खुद उस भेड़िया डेमोनिक बीस्ट को खत्म करने के लिए मैदान में आ जाता था। लेकिन इस बार ये भेड़िए की चीख पहले से कुछ अलग लग रही थी। शौर्य अभी सोच ही रहा था कि उसे आसपास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। वह सतर्क हो गया और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही पलों बाद झाड़ियों से जानवरों का एक बड़ा झुंड बाहर निकला। उनमें छोटे जानवर भी थे जिन्होंने अभी तक डेमन कोर नहीं बनाया था, और बूढ़े डेमोनिक बीस्ट्स भी थे। वे प्रजातियों के हिसाब से अलग अलग नहीं थे, बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, और उनमें से कई तो ऐसे थे जो कभी एक दूसरे के प्राकृतिक दुश्मन थे, फिर भी इस वक्त वे एक ही दिशा में भाग रहे थे। आखिर चल क्या रहा है? शौर्य ने उलझन में पूछा। अभी के शौर्य के लिए यह मैग्मा पिट एक बेहतरीन ठिकाना था और उसकी ताकत भी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह खुद को बचा सके। हालांकि अगर कोई जानलेवा खतरा होता तो शौर्य बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से निकल जाने का विकल्प चुनता। शौर्य अभी विचार कर ही रहा था कि कुछ दूरी से कई भेड़ियों की चीखें सुनाई दीं। चीखें पास आती जा रही थीं, मानो वे किसी भी पल वहां पहुंचने वाले हों। और सबसे पहले उसकी नज़र एक सुनहरी आकृति पर पड़ी। एक गोल्डन फ्लेम लायन। शौर्य ने हैरानी से कहा, लेकिन एक पल बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, ये गोल्डन फ्लेम लायन किंग नहीं है। इसका आकार छोटा है और इसका जेंडर भी अलग है। यह एक शेरनी है। ये शेरनी घायल लग रही थी, वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी और उसके पिछले पैरों में से एक पर खून से लथपथ एक गहरा घाव था। शेरनी की पीठ पर दो छोटे शावक थे जिनकी आंखें शायद अभी अभी खुली थीं और उनमें हिलने डुलने की बस बुनियादी क्षमता थी। वे बस शेरनी की पीठ से चिपके रह सकते थे ताकि वे नीचे न गिर जाएं। शेरनी लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके पीछे भेड़ियों की चीखें लगातार पास आती जा रही थीं। तीन हरी नीली आकृतियां झाड़ियों से बाहर कूद पड़ीं। तीन फर्स्ट ऑर्डर माइनर अचीवमेंट विंड सिल्वर वुल्व्स। उनकी चालाक और खूंखार आंखों में कोई दया नहीं थी और वे शेरनी की तरफ कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने एक घेरा बना लिया। शेरनी की आंखों में धीरे धीरे निराशा छा गई। बचने का कोई रास्ता नहीं था। शेरनी को घेरे के बीचों बीच धकेल दिया गया। चारों विंड सिल्वर वुल्व्स बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर टूट पड़े। रोअ। घायल शेरनी में अभी भी एक राजा वाला ऑरा था। तीनों भेड़ियों के हमले का सामना करते हुए वह जरा भी पीछे नहीं हटी और अपने विशाल पंजों को हिलाते हुए सुनहरी स्पिरिचुअल ची की लहरें छोड़ने लगी।
एक विंड सिल्वर वुल्फ पर वार लगा। वह एक बार चीखा, लेकिन तुरंत खड़ा हो गया और भी खूंखार होकर झपटा। तीनों भेड़ियों के घेरे में शेरनी की चीख धीरे धीरे खत्म होने लगी। रोअ! शेरनी के शरीर पर और भी घाव उभर आए, खून तेजी से बहने लगा और शेरनी का शरीर ढह गया। तीनों विंडसिल्वर वुल्व्स ने तुरंत शेरनी को खत्म नहीं किया। ये साफ था कि इतने गहरे घावों के साथ शेरनी का बचना नामुमकिन था। ये बस कुछ ही समय की बात थी। उन्होंने शौर्य की तरफ देखा। आग जैसे लाल ब्लेजिंग फायर क्लॉ के शरीर से तेज स्पिरिचुअल ची की लहरें निकल रही थीं, जो उनके लिए मरती हुई शेरनी से भी ज्यादा लुभावनी थीं। लालच, खून की प्यास। क्या ये लोग मुझे कोई कमजोर शिकार समझ रहे हैं? शौर्य के अंदर का बैटल इंटेंट जाग उठा। भेड़िया डेमोनिक बीस्ट सच में जंगल का अभिशाप थे, प्राकृतिक हत्यारे। जैसे ही उन्हें यकीन हो जाता कि उनका शिकार गिर चुका है, वे तुरंत अगले लक्ष्य पर झपट पड़ते। और उनका अभी का लक्ष्य बेशक ब्लेजिंग फायर क्लॉ था, जिससे शुद्ध फायर स्पिरिचुअल ची निकल रही थी। विंडसिल्वर वुल्व्स के मुंह से लार टपकने लगी। उन्हें इस आग वाले पक्षी का मांस और खून बहुत ज्यादा चाहिए था। विंडसिल्वर वुल्व्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो आपस में बात कर रहे हों। कुछ ही सांसों में सबसे आगे वाला शौर्य की तरफ झपटा। तुम्हें मेरा शरीर चाहिए? तो फिर देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है। 3 फर्स्ट ऑर्डर माइनर अचीवमेंट डेमोनिक बीस्ट्स का सामना करते हुए शौर्य को कोई घबराहट नहीं हुई, इसके बजाय उसे एक उम्मीद सी महसूस हुई। अब वह टेस्ट कर सकता था कि उसकी ताकत किस हद तक बढ़ चुकी है। एक विंडसिल्वर वुल्फ सबसे पहले पहुंचा, लेकिन उसने सीधा हमला नहीं किया। वह मैग्मा पिट के बाईं ओर से घूमा और धीरे धीरे शौर्य को बीच में घेरने लगा। फिर से वही चाल। इससे पहले कि विंडसिल्वर वुल्व्स का घेरा बंद होता, शौर्य ने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे पहले विंडसिल्वर वुल्फ की तरफ झपट पड़ा। वह विंडसिल्वर वुल्फ समय पर रिएक्ट ही नहीं कर पाया। उनके घेरे का सामना करते हुए ज्यादातर शिकार जल्द से जल्द भागने की कोशिश करते। किसी ने भी शौर्य की तरह खुद से लड़ाई की पहल नहीं की थी। जन्म से ही खूंखार विंडसिल्वर वुल्व्स के साथ क्लोज कॉम्बैट में उलझना, और वो भी एक साथ 3 से। कितना घमंडी! शौर्य ने जिस विंडसिल्वर वुल्फ को अपना लक्ष्य चुना था, उसकी आंखें खूंखार हो गईं और वह अपने सिग्नेचर हमले के साथ आगे उछला। फर्स्ट ऑर्डर टैलेंट स्किल, विंड हाउल किल। वूश! तेज पंजों से मांस फटने की आवाज गूंज उठी और बाकी के विंडसिल्वर वुल्व्स अपने कदमों पर ही रुक गए। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे वे बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। साफ था कि इस घमंडी आग वाले पक्षी ने अपनी कीमत चुका दी थी। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, वे सब एक साथ कांप उठे। जिस विंडसिल्वर वुल्फ ने उस बड़े आग वाले पक्षी पर सीधा हमला किया था, वह तुरंत गिर पड़ा। खून और अंदरूनी अंग हर जगह बिखर गए। किल, इवोल्यूशन वैल्यू +33। एक आमने सामने के हमले में विंडसिल्वर वुल्फ एक पक्षी से हार गया। शौर्य ने खुशी से अपने पंजे हिलाए। इस ब्लेजिंग फायर क्लॉ की पावर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, जिसने एक ही वार में एक फर्स्ट ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट को हरा दिया था। बाकी दोनों विंडसिल्वर वुल्व्स ने कोई डर नहीं दिखाया, इसके बजाय वे गुस्से से भर गए और उन्होंने एक साथ भेड़िए वाली चीख निकाली। 2 आकृतियां एक साथ आगे बढ़ीं, मानो 2 तेज खंजर आगे की तरफ वार कर रहे हों। शौर्य बिना किसी जल्दबाजी के एक बार फिर अपने शरीर में स्पिरिचुअल ची इकट्ठा करने लगा। उसने ची को सर्कुलेट करने का वह तरीका याद किया जो उसने उस दिन हॉट स्प्रिंग में इस्तेमाल किया था, और उसके शरीर में स्पिरिचुअल ची का बहाव वास्तव में कई गुना तेज हो गया। एक के मुकाबले 2 आमने सामने का हमला। हरे पीले तेज पंजे आग जैसे लाल पंजों से सीधे टकराए। टकराने के उस पल में एक तेज धात्विक आवाज गूंज उठी। वह बड़ा लाल पक्षी किसी लाल कपड़े वाले तलवारबाज की तरह लग रहा था, जिसने 3 गुंडों के सामने डटकर खड़े रहने का फैसला किया हो। बैंग बैंग बैंग! 2 शरीर एक साथ नीचे गिरे। किल, इवोल्यूशन वैल्यू +26। किल, इवोल्यूशन वैल्यू +43। शौर्य ने अपनी सांसों को काबू किया और खुद को स्थिर किया। एक परफेक्ट चार्ज। इससे पहले कि शौर्य अपने तेज पंजे वापस लेता, कुछ ही दूरी से एक शक्तिशाली ऑरा तेजी से पास आया। ये ऑरा उन तीनों विंडसिल्वर वुल्व्स से कहीं ज्यादा ताकतवर था। एक फर्स्ट ऑर्डर मेजर अचीवमेंट डेमोनिक बीस्ट। उस ऑरा का मालिक झाड़ियों से बाहर आया। उसका शरीर आकार में एक साइज बड़ा था। जमीन पर गिरे अपने 3 साथियों और एक शेरनी के शवों को देखकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब उसने शौर्य को देखा तो उसकी नज़रें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसकी आंखों की खूंखार चमक और भी तेज हो गई। ये हरे भेड़ियों के इस झुंड का एक छोटा लीडर था, विंडसिल्वर वुल्फ किंग के अधीन 3 गार्ड्स में से एक। हर वुल्फ किंग गार्ड के पास अपने खुद के सिल्वर वुल्फ अटेंडेंट्स होते थे। जब अकेले शिकार की बात आती तो हर वुल्फ किंग गार्ड अपनी एक छोटी टीम लेकर अलग से लड़ता था। जब किसी शक्तिशाली लक्ष्य का सामना करना होता तो वे वुल्फ किंग के आदेश पर एक साथ मिलकर लड़ते थे। और अभी अभी अपने साथियों की आवाज़ सुनकर वह तुरंत वहां पहुंचा था, लेकिन उसे सिर्फ उनकी लाशें मिलीं। मुश्किल से 10-15 सांसों का ही समय बीता होगा। वुल्फ किंग गार्ड शौर्य को घूरता रहा, मानो वह इस आग वाले पक्षी के आर पार देखना चाहता हो। काफी देर तक
शौर्य ने अपने पंख फड़फड़ाए, उसकी तेज आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आम पक्षियों से कहीं बढ़कर थी। कितना चालाक है, मुझसे ज्यादा ताकत होने के बावजूद ये समय बिताने की कोशिश कर रहा है, अपने और साथियों के आने का इंतजार कर रहा है ताकि मुझे पूरी तरह से घेर कर मार सके। विंडसिल्वर वुल्व्स गार्ड बिना हिले खड़ा था, मानो उसने अपना मन बना लिया हो। माहौल अचानक शांत हो गया, सिर्फ सिसकने की हल्की सी आवाज आ रही थी। ये वह शावक था जो रो रहा था और शेरनी की लाश पर पड़ा था। जब शौर्य ने उस शावक को देखा तो वह छोटा सा बच्चा अभी अभी अपनी मां की लाश के नीचे से रेंग कर बाहर आया था। दूसरा शावक बिना हिले डुले पड़ा था, दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। शेरनी की पीठ के निशानों को देखकर लग रहा था कि इस छोटे बच्चे का सिर्फ यही एक भाई बहन नहीं था। बाकी के शावक यकीनन भागते वक्त ही मारे गए थे। गोल्डन फ्लेम लान किंग का शावक अब बस यही एक बचा था। विंडसिल्वर वुल्व्स गार्ड को मुख का इंतजार कर रहा था और शौर्य ने भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अगर वह और इंतजार करता और ज्यादा विंडसिल्वर वुल्व्स आ जाते तो वह खतरे में पड़ जाता। इन डेमोनिक बीस्ट्स का कोई अंत नहीं था। विंडसिल्वर वुल्व्स गार्ड शौर्य को घूरता रहा, वह हमला करने की तैयारी नहीं कर रहा था बल्कि शौर्य की हरकतों पर नजर रखे हुए था। वह आग वाला पक्षी हिला, वह लाल परछाई बिजली में बदल गई और आगे की तरफ झपटी। शौर्य सीधे हवा में उड़ गया और उसने हवाई हमला करने का फैसला किया। हवा को चीरते हुए तेज पंजे पास आए और विंडसिल्वर वुल्व्स गार्ड के शरीर की ची बदल गई। उसकी आंखों की स्पिरिचुअल फायर उसके पंजों पर इकट्ठी हो गई और दो हल्की हरीची की रोशनी वाली धारियां सीधे हवा में शौर्य की तरफ लपकीं। फर्स्ट ऑर्डर टैलेंट स्किल, विंड हाउल किल। विंडसिल्वर वुल्व्स गार्ड द्वारा छोड़ा गया विंड स्पिरिट ब्लेड, चाहे वह मारने की दूरी हो या पावर, उन तीन आम विंडसिल्वर वुल्व्स के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक था। उस आग वाले पक्षी की स्पीड बहुत तेज थी और उस हल्की हरी रोशनी की धारी की स्पीड उससे भी ज्यादा तेज थी। जब वे दोनों टकराए तो कोई सेकंड ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट भी इतने कम समय में रिएक्ट नहीं कर पाता। आग वाले पक्षी का शरीर हवा में एक अजीब तरीके से मुड़ा और विंड वेव किल के किनारे से उड़ता हुआ निकल गया। रिप, हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह आग वाला पक्षी विंड ब्लेड की चपेट में आ गया और उसके पंखों का एक बड़ा हिस्सा कट गया। लेकिन शौर्य रुका नहीं, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, शावक को पकड़ा और पागलों की तरह आसमान की तरफ उड़ने लगा। वूश, विंडसिल्वर वुल्व्स गार्ड उस आग वाले पक्षी की लाल आकृति को जंगल में गायब होते हुए देखता रहा और उसकी आंखें और भी ज्यादा खूंखार हो गईं। कुछ ही पल बाद 7-8 और विंडसिल्वर वुल्व्स जंगल से बाहर निकल आए। उन सब ने भेड़ियों की तीनों लाशों को देखा और चीखने लगे। दूसरी तरफ ऊपर उड़ते हुए शौर्य ने उन भेड़ियों की चीखें सुनी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। डेमोनिक बीस्ट सिर्फ खूंखार ही नहीं होते बल्कि वे बदला भी लेते हैं। उसने 3 विंडसिल्वर वुल्व्स को मार दिया था और अब भेड़ियों के उस झुंड ने उसे अपना जानी दुश्मन मान लिया था। अब उसके और उन डेमोनिक बीस्ट्स के बीच यह आर पार की लड़ाई थी। न जाने कितनी देर तक उड़ने के बाद शौर्य को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा। वह हवा में उड़ा और सीधे उसके अंदर चला गया। उसने अपने पंखों की मदद से उस छोटे शावक को पेड़ की छतरी में रखा और कुछ बड़े पत्तों का इस्तेमाल करके एक छोटा सा घोंसला बना दिया। फिर वह मुड़ा और उस शावक को देखने लगा। वह शावक शुरुआत में बहुत डरा हुआ था, लेकिन बहुत जल्द यह महसूस करते हुए कि सामने वाले का कोई बुरा इरादा नहीं है, शावक ने सिसकना बंद कर दिया और उसकी बड़ी बड़ी पानी जैसी आंखें शौर्य को घूरने लगीं। उस छोटे गोल्डन फ्लेम लान में एक बड़े लान किंग वाले ऑरा या शाही अंदाज का कोई नामोनिशान नहीं था। बिल्ली के बच्चे जैसी उसकी बनावट और उस पर अजीब सी सुनहरी धारियां बहुत ही प्यारी लग रही थीं। और तो और यह एक मादा शावक थी। इस सुनहरी बिल्ली के बच्चे ने शौर्य के शरीर के अंदर मौजूद शक्तिशाली फायर एलिमेंटल स्पिरिचुअल ची को महसूस किया और वह सीधे शौर्य के शरीर से रगड़ने लगी। छोटी बच्ची, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मुझ पर उस गोल्डन फ्लेम लान का एक छोटा सा एहसान था, ज्यादा करीब मत आओ। मेरा बच्चों को पालने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन शौर्य का शरीर बिल्कुल नहीं हिला और उसने उस छोटी बच्ची को अपने पंखों से रगड़ने दिया। उसका रोएंदार छोटा सिर, जहां वह रगड़ रही थी वहां एक हल्की सुनहरी चमक थी और वह बहुत गर्म महसूस हो रहा था। सच कहें तो शौर्य को इस छोटी बच्ची के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। खैर छोड़ो छोटी बच्ची, खुद को लकी समझो। एक बिल्ली के बच्चे की तरह मैं तुम्हें मिन्नी बुलाऊंगा। मिन्नी एक बहुत ही चंचल शावक थी जो घोंसले में गोल गोल घूम रही थी। शौर्य ने 2 जंगली खरगोश पकड़े, उन्हें अपने पंजों से फाड़ा और उसे खिलाया। उस छोटी बच्ची ने बड़ी खुशी खुशी सब खा लिया और उसकी बड़ी बड़ी आंखें संतुष्टि से भर गईं। मिन्नी को सुलाने के बाद शौर्य उस पेड़ के घोंसले से बाहर निकल आया। जाने से पहले उसने घोंसले को अच्छी तरह से ढकने के लिए कुछ बड़े पत्ते ढूंढे ताकि वह शांति से जा सके। शौर्य जंगल में कूद गया और उसने अपने पंख समेट लिए। अब पूरा माउंटेन फुट फॉरेस्ट डेमोनिक बीस्ट से भरा हुआ था और कई डेमोनिक बीस्ट्स पहले ही मारे जा चुके थे। शौर्य उड़ नहीं रहा था बल्कि अपने शरीर को नीचे रखकर जंगल के बीच से भाग रहा था।
चाहे जमीन पर दौड़ना हो या हवा में उड़ना, अब शौर्य के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब वह एक शुतुरमुर्ग से भी ज्यादा फुर्ती के साथ जमीन पर दौड़ रहा था, लेकिन ज्यादा शोर से बचने के लिए उसकी स्पीड कम थी। 2-3 छोटी झाड़ियों को पार करने के बाद शौर्य को कुछ गहरी पीली ची दिखाई दी। विंडसिल्वर वुल्व्स। शौर्य ने चुपचाप डिस्गाइज स्किल का इस्तेमाल किया और उसकी ची तुरंत बदल गई। वह एकदम खूंखार और हिंसक हो गई, बिल्कुल किसी डेमोनिक बीस्ट की तरह। जब से उसने कालू का बदला लेने के लिए इस स्किल का इस्तेमाल किया था, शौर्य ने इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। इस बीच वह सिर्फ शिकार करने में लगा रहा, उसे छिपने की कम ही जरूरत पड़ी, लेकिन अब ये डिस्गाइज उसके बहुत काम आ रहा था। जंगल के दूसरी तरफ कुछ विंडसिल्वर वुल्व्स कई डेमोनिक बीस्ट्स की लाशों को घसीटते हुए आगे ले जा रहे थे। जमीन पर खून के निशान छूट रहे थे। अचानक उन्हें अपने पीछे से एक ची गुजरती हुई महसूस हुई। सभी भेड़ियों ने अपने कान खड़े कर लिए। जब वह ची धीरे धीरे साफ हुई और उन्हें अपने ही जैसी गंध आई, तभी उन्होंने अपनी सतर्कता कम की और आगे बढ़ने लगे। बाल बाल बचा। आखिरकार वह एक आग वाला पक्षी था और एक डेमोनिक बीस्ट से बहुत अलग था। अगर इन डेमोनिक बीस्ट्स में से किसी को थोड़ा सा भी शक हो जाता और वह जांच करने आ जाता, तो शौर्य उसी वक्त पकड़ा जाता। शौर्य बड़ी चालाकी से इन डेमोनिक बीस्ट्स के झुंड के पीछे पीछे चलता रहा और विंडसिल्वर वुल्व्स वाली ची छोड़ता रहा, जिस वजह से रास्ते में किसी ने उसे नहीं पकड़ा। इन डेमोनिक बीस्ट्स के झुंड ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके पीछे चलने वाला उनका ही साथी दरअसल एक आग वाला पक्षी है। वे डेमोनिक बीस्ट्स माउंटेन फुट फॉरेस्ट के किनारे की तरफ चलने लगे और जल्द ही एक गहरी घाटी पर रुक गए। ये गहरी घाटी बहुत ही खड़ी थी, जिसके दोनों तरफ चट्टानें एक प्राकृतिक खाई की तरह थीं, जो माउंटेन फुट फॉरेस्ट को उस गहरी घाटी के अंदरूनी हिस्से से अलग कर रही थीं। वहां भारी संख्या में दर्जनों डेमोनिक बीस्ट्स पहरा दे रहे थे और उस छोटे से रास्ते के बीच में पड़ी सफ़ेद हड्डियों के ढेर के पास एक विशाल विंडसिल्वर वुल्फ मौजूद था, जो अलग अलग डेमोनिक बीस्ट्स के मांस और खून को खा रहा था। विंडसिल्वर वुल्फ किंग। शौर्य की नज़रों में विंडसिल्वर वुल्फ किंग का रंग लाल था, जो ये बता रहा था कि यह बहुत खतरनाक है और इससे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उस गहरी घाटी के छोटे से रास्ते के दोनों ओर डेमोनिक बीस्ट्स की टीमें बीच बीच में बाहर आती, डेमोनिक बीस्ट्स की लाशों को घसीटती और विंडसिल्वर वुल्फ किंग के सामने रुक जाती। साफ था, ये डेमोनिक बीस्ट्स विंडसिल्वर वुल्फ किंग के लिए मांस और खून इकट्ठा करने के लिए भारी मात्रा में शिकार कर रहे थे। घास में छिपा हुआ शौर्य कितना तेज था, उसने तुरंत विंडसिल्वर वुल्फ किंग के शरीर पर कुछ अजीब देखा। उसकी छाती पर एक बहुत गहरे लाल रंग का घाव था और उसकी ची बहुत अस्थिर थी, मानो वह अभी किसी बड़ी लड़ाई से लौटा हो। शौर्य तुरंत समझ गया, इस विंडसिल्वर वुल्फ किंग ने जरूर अभी दूसरे डेमोनिक बीस्ट्स के साथ कोई बड़ी लड़ाई लड़ी होगी और यहाँ आने से पहले गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। डेमोनिक बीस्ट्स अलग अलग डेमोनिक बीस्ट्स का भारी मात्रा में शिकार कर रहे थे, ताकि विंडसिल्वर वुल्फ किंग अपनी चोटों से उबर सके। लानत है, इन डेमोनिक बीस्ट्स ने माउंटेन फुट फॉरेस्ट के इकलौते रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। ये तो सीधा सीधा कत्लेआम है। शौर्य ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए, लेकिन अफसोस उस आग वाले पक्षी के दांत नहीं थे। अब जबकि विंडसिल्वर वुल्फ किंग गंभीर रूप से घायल था, फिर भी ये भेड़िए इतने क्रूर थे। अगर विंडसिल्वर वुल्फ किंग ठीक हो गया तो माउंटेन फुट फॉरेस्ट को शायद ये डेमोनिक बीस्ट्स पूरी तरह से तबाह कर देंगे। गहरी घाटी के एंट्री पॉइंट पर पहरा दे रहे विंडसिल्वर वुल्फ किंग को देखकर शौर्य बहुत झटपटा रहा था। विंडसिल्वर वुल्फ किंग को मारने के लिए उसे उसकी ओरिजिन ची वापस पाने से पहले ही मारना होगा, लेकिन अभी वह सिर्फ एक फर्स्ट ऑर्डर फ्लेम हॉक था और वह एक सेकंड ऑर्डर विंडसिल्वर वुल्फ किंग को नहीं हरा सकता था, यहाँ तक कि एक लोअर लेवल सेकंड ऑर्डर विंडसिल्वर वुल्फ किंग को भी नहीं। सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बीच का अंतर इतना ही बड़ा होता है। लेकिन जल्द ही शौर्य की आंखों में एक उम्मीद लौट आई। उसे उस छिपी हुई पावर की याद आई जो अभी भी उसके पास थी। एंशिएंट ब्लड। भेड़ियों के झुंड से सावधानी से बचकर निकलते हुए शौर्य उस हॉट स्प्रिंग के पास पहुंचा जहां उसने पहले कल्टीवेट किया था। जब वह लौटा तो वहां बबून डेमोनिक बीस्ट नहीं था, जमीन पर बस खून का एक बड़ा सा धब्बा था। शौर्य थोड़ा उदास महसूस किए बिना नहीं रह सका, यहाँ तक कि उस घमंडी बड़े बबून को भी वो भेड़िया डेमोनिक बीस्ट घसीट कर ले गया। भेड़िया डेमोनिक बीस्ट सच में जंगल के अभिशाप होने के अपने नाम पर खरे उतरते थे। लेकिन बहुत जल्द शौर्य ने खुद को संभाल लिया। सिस्टम, क्या मेरे पास एंशिएंट ब्लड फ्यूजन हासिल करने का कोई तेज तरीका है? मुझे एंशिएंट ब्लड की पावर चाहिए। उस ठंडे सिस्टम ने शौर्य की उत्सुकता को नज़रअंदाज करते हुए एक ठंडा सा जवाब दिया। सर्च किया जा रहा है। एंशिएंट ब्लड किसी डेमोनिक बीस्ट की ब्लड लाइन का प्रतीक है, जिसमें डेमोनिक बीस्ट के एंसेस्ट्रल बॉडी ओरिजिन का एक अंश होता है। एंशिएंट ब्लड फ्यूजन हासिल करने के लिए डेमोनिक बीस्ट को अपने ओरिजिन फॉर्म की आदतों और व्यवहार की नकल करनी होगी। सीखने का स्तर जितना गहरा होगा, यह एंशिएंट ब्लड फ्यूजन को उतना ही बढ़ावा देगा। डेमोनिक बीस्ट के एंसेस्ट्रल बॉडी ओरिजिन की नकल। शौर्य तुरंत उलझन में पड़ गया। तो फिर मेरे शरीर में मौजूद इस एंशिएंट ब्लड की बूंद का एंसेस्ट्रल बॉडी ओरिजिन क्या है?
सिस्टम कुछ पल के लिए शांत रहा, मानो वह जानकारी ढूंढ रहा हो, और फिर उसने जवाब दिया। 3 संभावित जवाब मिले हैं। ब्लडलाइन की पहचान करने के बाद होस्ट के एंशिएंट ब्लड ओरिजिन की थंडरहॉक के साथ 72.65% समानता है, होली लाइट 9 हेडेड बर्ड के साथ 63.55% समानता है और फ्लेम ड्रैगन हॉक के साथ 99.97% समानता है। 99% से ज़्यादा, ये साफ तौर पर सही जवाब था। मेरे पूर्वज असल में फ्लेम ड्रैगन हॉक थे। एक चील। शौर्य एक चील की आदतों की कल्पना करते हुए सोचने लगा। चील जन्म से ही शिकारी होते हैं, तेज, फुर्तीले और शानदार। उस चालाक भेड़िए के उलट, चील जन्म से ही घमंडी होते हैं। उसके पिछले जीवन में चील पालने वालों की चील को वश में करने को लेकर एक कहावत थी, जिसका मतलब था कि किसी चील को वश में करना कितना मुश्किल होता है। धीरे धीरे शौर्य के दिमाग में एक रफ सी छवि बन गई। उसने अब और हिचकिचाहट नहीं दिखाई और जंगल के दूसरी तरफ उड़ गया। यह एक हरा भरा दलदली इलाका था जहां बड़ी संख्या में मछलियां थीं। आमतौर पर कई डेमोनिक बीस्ट इस इलाके में आते थे, खासकर पक्षी जो सब मछली पकड़ने आते थे। इस वक्त ये दलदली इलाका बहुत सुनसान था, शायद भेड़ियों के उस कत्लेआम की वजह से। दलदल में लगभग कोई पक्षी नहीं था और पानी से बाहर उछलती मछलियों के अलावा कोई और डेमोनिक बीस्ट नहीं था। शौर्य दलदल के एक तरफ एक पेड़ की डाल पर उड़कर बैठ गया और खुद को एक चील मानने लगा। उसने देखा कि दलदल के गड्ढों में 2-3 छोटी मछलियां तैर रही हैं। कुछ हरे नीले उड़ने वाले कीड़े उछलकूद कर रहे थे। इनमें से कोई भी चील का शिकार नहीं था। मैं एक चील हूँ, एक घमंडी चील। मुझे सबसे बड़ा और मोटा शिकार ही चुनना है। काफी देर तक उस डाल पर खड़े रहने के बाद शौर्य के पंजे सुन्न हो गए, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया और डगमगाया नहीं। जल्द ही शौर्य उस अवस्था में पहुंच गया। फ्लेम ड्रैगन हॉक का ब्लड होने का मतलब था कि शौर्य में जन्म से ही चील के कुछ गुण मौजूद थे और साथ ही शौर्य का जिद्दी स्वभाव भी था, इसलिए वह बहुत जल्द सीरियस हो गया। उसकी नज़रें तेज थीं और वह एक पहाड़ की तरह चल था। अंततः एक मोटी मछली दलदल में पलटी और पानी में एक लहर उठी। उस बड़े लाल पक्षी ने अपने पंख फैलाए और एक तीर की तरह उड़ चला। तेज, सटीक, खूंखार, उसके तेज पंजे पानी को चीरते हुए निकले और एक बड़ी मछली पानी से बाहर आकर आसमान में उछल गई। फ्लैप फ्लैप, वह बड़ी मछली उसके पंजों में चाहे जितना भी तड़पती रही, शौर्य उसे टकटकी लगाए देखता रहा। वह महसूस कर रहा था कि शिकार की चीज धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। शौर्य ने उसे काट लिया। एक क्रंच की आवाज के साथ वह बड़ी मछली शौर्य के पंजों से चीर दी गई। ये सिमुलेशन नकल करने की डिग्री 63%। सिस्टम का प्रॉम्प्ट बज उठा। शौर्य थोड़ा निराश महसूस करने लगा। उसे लगा था कि उसने बिल्कुल परफेक्ट काम किया है, लेकिन सिस्टम ने उसे सिर्फ 60% से ज़्यादा की डिग्री दी। लगता है मुझे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। शौर्य ने हार नहीं मानी। मैं कुछ और बार कोशिश करूंगा, मुझे यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। हाल ही में हुए इस शिकार के दौरान शौर्य को महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ धीरे धीरे जाग रहा है। हालांकि इसका रिएक्शन बहुत तेज नहीं था, लेकिन शौर्य को यकीन था कि उसने अपने एंशिएंट ब्लड में कोई बदलाव महसूस किया है। खासकर जिस पल उसने छलांग लगाई, उसके शरीर में एंशिएंट ब्लड की वह बूंद ऐसे रिएक्ट कर रही थी मानो वह जल रही हो। दूसरी छलांग जल्द ही शुरू हुई। इस बार शौर्य ने जानबूझकर उन सम्मोहन वाले शब्दों को नहीं दोहराया। उसने अपने पंख फैलाए और एक चील के नज़रिए से देखने और महसूस करने लगा। बिना जानबूझकर जोर दिए, वह इसके अंदर की भावना को बेहतर तरीके से समझ पा रहा था। अपने लक्ष्य को पक्का करने के बाद शौर्य के दिल में एक तीव्र भावना उठी। कहा जाता है कि चील, जो एक खास तरह का पक्षी होता है, अपने हर शिकार में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, मानो वह उसकी आखिरी छलांग हो। शौर्य को भी धीरे धीरे ये भावना महसूस होने लगी। एकदम चरम पर इस पल शौर्य की आंखों से एक तेज तीर जैसी नज़र निकली और उसके पंजे पहले से कहीं ज्यादा लचीले और चालाक हो गए। रिप! जैसे ही वे पानी में घुसे, उन तेज पंजों ने बड़ी मछली को सिर्फ पकड़ा ही नहीं बल्कि सीधे उसके आर पार हो गए। एक ही वार में ढेर गर्म खून का एक उबाल उसके दिल तक जा पहुंचा और शौर्य को एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं की थी। ये सिमुलेशन नकल करने की डिग्री 82%। एक बार और जब वह दोबारा हवा में उड़ा तो शौर्य वापस डाल पर गया ही नहीं, बल्कि फिर से नीचे की तरफ गोता लगा दिया। उसने सिस्टम के प्रॉम्प्ट पर ध्यान तक नहीं दिया, उसके दिल में सिर्फ शिकार करने की धुन सवार थी। एक और वन शॉट किल। एक बार और शौर्य को लगा जैसे वह किसी अजीब सी अवस्था में पहुंच गया है। उसे नहीं पता था कि इसे मोमेंटम कहते हैं। इंसान कल्टीवेटर्स की दुनिया में ज्ञान और कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट होता है, और डेमोनिक बीस्ट्स के बीच भी उनका अपना कॉन्सेप्ट होता है। वह मोमेंटम है। एक शक्तिशाली चील का मोमेंटम और एक गौरैया का मोमेंटम जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। एक शक्तिशाली चील बनने के लिए किसी के पास एक शक्तिशाली चील की सोल होनी चाहिए।
न जाने कितनी बार गोते लगाने के बाद नकल करने की डिग्री 96%। एंशिएंट ब्लड फ्यूजन की प्रक्रिया जारी है। शिकार में डूबे शौर्य को अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ और उसके शरीर के अंदर एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसने तुरंत अपनी स्पीड कम की और ज़मीन की तरफ उड़ने लगा। उसके पंजे डगमगाए और वह ज़मीन पर गिरते गिरते बचा। शौर्य के गहरे लाल शरीर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया था। उसके पंखों के पर तेज़ी से झड़ने लगे और उसके पंखों का फैलाव तेज़ी से बढ़ने लगा। ये सुंदर पंख ताकतवर और फुर्तीले बन गए और उनकी रेखाएं कोमल से खुरदरी हो गईं। उसके पैरों के सिरों पर मौजूद तेज पंजे और भी ज़्यादा तेज हो गए और उसके पंजे अब आसानी से अंदर बाहर हो सकते थे। उसका शरीर तेज़ी से फूलने लगा और उसके अंदर का ताज़ा खून उबल रहा था। ताज़े खून की अशुद्धियां साफ हो गईं और उसके शरीर में शुद्ध एसेंस ब्लड बहने लगा। एसेंस ब्लड का शुद्धिकरण जारी रहा और फिर उसके डेमन कोर में एक चमकता हुआ लाल बिंदु उभरता हुआ नजर आया। उसी समय उसके शरीर के अंदर से कुछ बाहर निकलता हुआ महसूस हुआ। वह एक पतला सा पूंछ का पंख था। उस पूंछ के पंख के सिरे पर भी एक आग जल रही थी। ये क्या है? एंशिएंट ब्लड एक्टिवेट हो गया। फ्लेम ड्रैगन हॉक टेल सिस्टम का प्रॉम्प्ट बजा और शौर्य का दिल खुशी से झूम उठा। शौर्य ने उस शानदार पूंछ के पंख को देखा। ऐसा लग रहा था कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। उड़ने की कोशिश करते हुए शौर्य ने पाया कि उसकी स्पीड और कंट्रोल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। कितना ताकतवर है! भविष्य में अगर मेरे सामने कोई ऐसा खतरा आता है जिससे मैं पार नहीं पा सकता, तो मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए एक तुरुप का इक्का होगा। इस स्पीड और कंट्रोल के साथ अगर मेरा सामना किसी सेकंड ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट से भी हो जाए तो मैं उससे कुछ देर तक मुकाबला कर सकता हूँ। सिस्टम पैनल में ज़बरदस्त बदलाव आ गए थे। सिस्टम होस्ट शौर्य, एवोल्यूशन स्टेज फ्लेम हॉक ग्रोथ स्टेज, फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ 12.5, स्पिरिचुअल पावर रेलम फर्स्ट ऑर्डर मिडल स्टेज कोर कंडेंसेशन रेलम, स्किल्स डिस्गाइज लेवल 1, डेंजर परसेप्शन लेवल 1, ब्लेजिंग फायर क्लॉ लेवल 2, फ्लेम इम्यूनिटी लेवल 3, एलिमेंटल पावर 875, 1000 फायर एलिमेंट 415, अर्थ एलिमेंट 185, वाटर एलिमेंट 134, विंड एलिमेंट 68, लाइट एलिमेंट 62, डार्क एलिमेंट 1। शौर्य खुशी से हवा में उड़ने लगा। सिर्फ एक तेज चीख सुनाई दी। पूरे जंगल ने इस चील की चीख को सुना। मेरी फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ 12.5 तक पहुंच गई है, जो फर्स्ट ऑर्डर अर्ली स्टेज के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। ब्लेजिंग फायर क्लॉ का स्किल लेवल भी बढ़ गया है। ये सब शरीर में हुए बदलाव से मिले फायदे हैं। शौर्य दूर जंगल की तरफ उड़ चला। उसके पीछे अनगिनत हैरान डेमोनिक बीस्ट्स थे। माउंटेन फुट फॉरेस्ट में इतनी शक्तिशाली चील कब आ गई? वह शक्तिशाली फ्लेम हॉक माउंटेन फुट फॉरेस्ट के ऊपर से उड़ता हुआ गया, जिसने अनगिनत डेमोनिक बीस्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। विंड सिल्वर वुल्व्स, जो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को मार रहे थे, वे भी रुककर उसे घूरने लगे। ये चमचमाता हुआ फ्लेम हॉक उसी गहरी घाटी की तरफ उड़ रहा था। गहरी घाटी के उस छोटे से रास्ते पर वुल्फ किंग भूखे भेड़ियों की तरह अलग अलग डेमोनिक बीस्ट्स का मांस और खून निगल रहा था। उसके शरीर के घाव धीरे धीरे भर रहे थे। वुल्फ किंग की आंखें ठंडी और क्रूर थीं। उसकी नज़र में यहाँ के डेमोनिक बीस्ट्स बहुत कमज़ोर थे और उनके मांस की क्वालिटी भी बस ठीक ठाक थी। वह पर्वत श्रृंखला की दूसरी तरफ मौजूद सिल्वर मून फॉरेस्ट से आया था। विंड सिल्वर वुल्व्स किसी ज़माने में सिल्वर मून फॉरेस्ट के परम शासक हुआ करते थे, जब तक कि बाद में भेड़िया डेमोनिक बीस्ट्स का एक और झुंड वहां नहीं आ गया। जंगल में एक ही रेलम वाले डेमोनिक बीस्ट्स के बीच सिर्फ एक दूसरा भेड़िया डेमोनिक बीस्ट्स का झुंड ही भेड़िया डेमोनिक बीस्ट्स के झुंड को हरा सकता था। विंड सिल्वर वुल्फ किंग हार गया था। उसके इलाके पर दूसरे भेड़ियों के झुंडों ने कब्जा कर लिया था और वह अपने साथियों को लेकर सिर्फ यहीं भाग सकता था। लेकिन वह साफ तौर पर इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अपने वुल्फ गार्ड्स को इकट्ठा करने के बाद उसने पूरे जंगल में कत्लेआम मचाने का आदेश दिया, ताकि वह अपनी चोटों से उबर सके और जल्द से जल्द वापसी कर सके। और इसी वक्त एक चील उसके खूबसूरत सपने को तोड़ने वाली थी। वूश! आसमान से चील की एक तेज चीख सुनाई दी। वह शक्तिशाली फ्लेम हॉक वुल्फ किंग के सामने एक ऊंचे पेड़ पर उतरा और ठंडी आंखों से वुल्फ किंग को देखने लगा। ये बिना किसी भावना वाली एक नज़र थी, एक शिकारी की अपने शिकार को देखने वाली नज़र। वुल्फ किंग गुस्से से भर गया। जंगल में भेड़िया डेमोनिक बीस्ट्स हमेशा अजेय और हावी रहने वाले होते थे। सिर्फ भेड़िया डेमोनिक बीस्ट्स ही दूसरे डेमोनिक बीस्ट्स को डराते थे। किसी भी डेमोनिक बीस्ट की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती थी कि वह एक भेड़िया डेमोनिक बीस्ट को डराए? वुल्फ किंग को लगा कि यह फायर हॉक बस अपनी मौत को दावत दे रहा है। हाउल! वुल्फ किंग दहाड़ा और आसपास के भेड़िए सतर्क हो गए। फ्लेम हॉक जरा भी पीछे नहीं हटा। अपने तेज पंजों से अपने बिल्कुल नए पंखों को 2 बार साफ करने के बाद फ्लेम हॉक ने अपना हमला शुरू कर दिया। स्विश! इससे पहले कि भेड़िए कुछ समझ पाते, एक विंड सिल्वर वुल्फ खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर एक साफ जानलेवा कट लगा था, बिना किसी हिचकिचाहट के।
वुल्फ किंग फिर से दहाड़ा और भेड़ियों ने अपने शरीर के अंदर स्पिरिचुअल ची को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वूश वूश वूश। आसमान में मौजूद उस आकृति को निशाना बनाते हुए हवा के ब्लेड पागलों की तरह बाहर निकले। फ्लेम हॉक शांति से बाएं और दाएं हटता रहा और उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करता रहा। एंशिएंट ब्लड के साथ फ्यूजन के बाद शौर्य की स्पीड और रिएक्शन में बहुत बड़ा उछाल आया था और उसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ अब अतुलनीय थी। भेड़ियों का वह झुंड, जो असल में बहुत बड़ा और खतरनाक था, अब उसकी नज़रों में एक बेतरतीब भीड़ बन गया था। इस पल शौर्य की आंखों में सिर्फ वुल्फ किंग ही था। फ्लेम हॉक एक तेज आवाज़ के साथ वुल्फ किंग की तरफ उड़ा और अपने पीछे एक शानदार पूंछ का पंख छोड़ गया। यह फ्लेम ड्रैगन हॉक एंशिएंट ब्लड के साथ फ्यूजन के बाद पैदा हुआ एक बदलाव था। यह पूंछ का पंख बिल्कुल असली फ्लेम ड्रैगन हॉक जैसा था। हालांकि अभी का शौर्य सिर्फ एक फ्लेम हॉक था, न कि असली फ्लेम ड्रैगन हॉक। एक असली फ्लेम ड्रैगन हॉक के शरीर के अंदर ड्रैगन ब्लड का एक अंश होता है। वह एक ड्रैगन था, सबसे अलौकिक अस्तित्व। कम से कम अभी के लिए शौर्य इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। पूंछ के पंख की मदद से शौर्य की स्पीड इतनी तेज थी कि भेड़ियों का झुंड उसे साफ तौर पर देख भी नहीं पा रहा था। वुल्फ किंग गुस्से में आगे बढ़ा और उसने एक मोटा विंड ब्लेड छोड़ा। ये विंड ब्लेड भेड़ियों के झुंड के ब्लेड से कहीं बेहतर था। इसकी चौड़ाई और आकार उड़ने वाली किसी विशाल कुल्हाड़ी जैसा था। शौर्य का शरीर हिला। उसने ऐसे हमले का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की। एक वूश की आवाज़ के साथ शौर्य उड़कर निकल गया और वुल्फ किंग बस झुंझलाहट में चीखता रह गया। भेड़ियों ने देखा कि कैसे ये फ्लेम हॉक उनके लीडर के साथ खेल रहा है और वे दहाड़ने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस फर्स्ट ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट की हिम्मत कैसे हुई उनके लीडर को चुनौती देने की। ये तो सीधा सीधा अपनी मौत को दावत देना था। भेड़िए दहाड़ रहे थे। वे देखना चाहते थे कि वुल्फ किंग इस घमंडी चैलेंजर को कुछ ही चालों में टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमले के 2-3 वारों के बाद ही वुल्फ किंग की सांसें फूलने लगी थीं। उसकी चोटें ठीक नहीं हुई थीं और यह फ्लेम हॉक बहुत तेज था। इससे पहले कि वुल्फ किंग रिएक्ट कर पाता, शौर्य का शरीर एक तेज तलवार की तरह आगे बढ़ा और वुल्फ किंग के शरीर के आर पार हो गया। वह घाव जो पहले ही भरा नहीं था, वह पल भर में फिर से खुल गया। वुल्फ किंग दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। भेड़िए सन रह गए। हर कोई अपनी जगह पर जम गया। उनका लीडर हार गया। किसी को नहीं पता कि इसकी शुरुआत किसने की, लेकिन विंड सिल्वर वुल्व्स वहां से भागने लगे। यहां तक कि उनका लीडर भी हार गया था, जिसका मतलब था कि वे इस फ्लेम हॉक का सामना करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। चालाक भेड़ियों का झुंड तितर बितर होकर भाग गया। शौर्य ने उन्हें आसानी से नहीं छोड़ा। लगातार गोता लगाते और झपटते हुए एक के बाद एक विंड सिल्वर वुल्फ शौर्य के पंजों के नीचे मारा गया। अंततः भेड़ियों का वह झुंड, जिसमें दर्जनों भेड़िए थे, लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया था और सिस्टम के प्रॉम्प्ट तेजी से दिखने लगे। टारगेट मारा गया, एवोल्यूशन वैल्यू +43। टारगेट मारा गया, एवोल्यूशन वैल्यू +33। टारगेट मारा गया, एवोल्यूशन वैल्यू +41। कुछ ही देर में माउंटेन फुट फॉरेस्ट का सबसे बड़ा खतरा, विंड सिल्वर वुल्व्स, एक फ्लेम हॉक के हाथों पूरी तरह से खत्म हो गया। भेड़ियों के झुंड का पूरी तरह सफाया करने के बाद शौर्य पेड़ की छतरी वाले घोंसले में वापस लौट आया। मिन्नी गहरी नींद में सो रही थी, इस बात से अनजान कि उसके सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया गया है। शौर्य ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और पेड़ की छतरी वाले घोंसले से बाहर निकल आया। सच कहें तो वे माउंटेन फुट फॉरेस्ट छोड़कर जा रहे थे। इस जगह पर अब रुकने लायक कुछ नहीं बचा था। शौर्य के पास अब एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। चांदी जैसी चांदनी के नीचे वह लाल आकृति बहुत तेजी से उड़ रही थी। शौर्य की नज़रों की क्षमता 1000 मीटर की दूरी से भी चीज़ों को साफ देखने के स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिससे वह घनी रात में भी बिना किसी परेशानी के उड़ सकता था। रात के अंधेरे आसमान ने डिस्गाइज का एक बेहतरीन मौका दिया, जिससे शौर्य का वहां से निकलना और भी आसान हो गया। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि विंड सिल्वर वुल्व्स उसका पीछा करेंगे। कई छोटी झाड़ियों के ऊपर से उड़ने के बाद आगे की हरियाली धीरे धीरे कम होने लगी। जल्द ही जमीन पर चट्टानों के बड़े बड़े हिस्से दिखाई देने लगे। यहाँ का इलाका भी ज्यादा उलझा हुआ और अलग था, जहाँ अजीबोगरीब चट्टानें खड़ी थीं और बीच बीच में तेज हवाएं चल रही थीं। घाटी का इलाका आ चुका था। शौर्य तुरंत जमीन पर उतरा और उसने अपने पंख समेट लिए। उसे अभी भी याद था कि यहाँ के आसमान में विंग ड्रैगन डेमोनिक बीस्ट जैसी खौफनाक चीजें मौजूद थीं। घाटी के इलाके में पहुंचने के बाद वह माउंटेन फुट फॉरेस्ट की तरह बेखौफ नहीं उड़ सकता था। शौर्य ने आसपास की स्पिरिचुअल ची को महसूस करने की कोशिश की, जो माउंटेन फुट फॉरेस्ट के मुकाबले बहुत घनी थी। यहाँ के डेमोनिक बीस्ट्स भी माउंटेन फुट फॉरेस्ट के डेमोनिक बीस्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। शौर्य ने छोटी गोल्डन फ्लेम लायन मिन्नी को अपनी पीठ पर बिठाया। छोटे गोल्डन फ्लेम लायंस में जन्म से ही अपनी मां की पीठ पर पंजों से चिपक कर चलने की क्षमता होती है। हालांकि शौर्य के पंख शेर के बालों से बिल्कुल अलग थे, लेकिन छोटी मिन्नी बहुत मजबूती से टिकी हुई थी। क्वेस्ट इश्यू हो गया है।
5th ग्रेड क्वेस्ट, फाइंड द न्यू नेस्ट। क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, एक नया घोंसला ढूंढो और घाटी में बस जाओ। क्वेस्ट रिवॉर्ड, 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स। सिस्टम का प्रॉम्प्ट अचानक बजा, लेकिन इससे शौर्य उत्साहित हो गया। 500 पॉइंट्स, मेरे पास पहले से ही जो इवोल्यूशन वैल्यू है उससे मैं खुद को एक बार फिर मजबूत कर सकता हूँ। भेड़ियों के झुंड को मारने के बाद शौर्य की इवोल्यूशन वैल्यू लगभग 1700 पॉइंट्स थी। अकेले वुल्फ किंग ने ही उसे पूरे 500 पॉइंट्स की इवोल्यूशन वैल्यू दी थी। घाटी के किनारे खुले मैदान में चलते हुए आगे घाटी का पथरीला इलाका था। पथरीले इलाके से गुजरते समय शौर्य सावधानी से चट्टान की दीवार के करीब ही रहा। ये जगह चट्टानों से भरी थी, देखने में बंजर लग रही थी, लेकिन अनगिनत डेमोनिक बीस्ट्स इसके अंदर छिपे हुए थे। एक गलत कदम कई मुसीबतें खड़ी कर सकता था। शौर्य चट्टान की दीवार के साथ साथ ऊपर की ओर उड़ा और चट्टान की परत में एक दरार के पास पहुंचा। ये दरार कई मीटर ऊंची थी, जिसमें शौर्य आसानी से समा सकता था। शौर्य ने दूर तक देखा और उसे चट्टान की परत वाली ऐसी अनगिनत गुफाएं एक साथ सटी हुई दिखाई दीं। और दूसरी तरफ देखने पर शौर्य ने पाया कि एक डेमोनिक बीस्ट के नज़रिए से पूरी घाटी के इलाके में रहने के लिए सिर्फ यही चट्टान की परत वाली गुफाएं ही थीं। दूसरे शब्दों में, घाटी के सभी डेमोनिक बीस्ट चट्टान की परत वाली गुफाओं में रहते थे। कितनी अजीब बात है, घाटी में डेमोनिक बीस्ट्स के घोंसले बिल्कुल मेरे पिछले जीवन में इंसानों की रिहायशी बस्तियों जैसे हैं। माउंटेन फुट फॉरेस्ट के सभी डेमोनिक बीस्ट्स अपने घोंसलों को बहुत अच्छी तरह से छिपा कर रखते थे। कोई नहीं चाहता था कि उनका घर आसानी से मिल जाए। जैसे ही कोई घुसपैठिया आता, ज़्यादातर डेमोनिक बीस्ट्स बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घोंसले छोड़कर भाग जाते। लेकिन घाटी में रहने के ये ठिकाने सच में बहुत हैरान करने वाले थे। क्या ऐसा हो सकता है कि घाटी के डेमोनिक बीस्ट्स ने शांति से एक साथ रहना सीख लिया हो? ये सवाल पूछने के बावजूद शौर्य को इस पर यकीन नहीं हुआ। माउंटेन फुट फॉरेस्ट जैसे कम स्पिरिचुअलिटी वाले इलाकों में ही डेमोनिक बीस्ट्स के बीच मुकाबला इतना कड़ा था, तो फिर घाटी के इलाके में यह अलग कैसे हो सकता है? घाटी में ज़रूर कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। शौर्य और ज़्यादा छानबीन करने की जल्दबाजी में नहीं था। अभी बहुत समय था। अब जब वह घाटी में बस गया था तो उसके पास इसका कारण जानने के लिए बहुत समय था। वहां बसने के बाद शौर्य ने सिस्टम पैनल खोला। सिस्टम होस्ट शौर्य, इवोल्यूशन स्टेज फ्लेम हॉक ग्रोथ स्टेज, फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ 13.7, स्पिरिचुअल पावर रेलम फर्स्ट ऑर्डर मिडल स्टेज कोर कंडेंसेशन रेलम, स्किल्स डिस्गाइज लेवल 1, डेंजर परसेप्शन लेवल 1, ब्लेजिंग फायर क्लॉ लेवल 2, फायर रेजिस्टेंस लेवल 3, एलिमेंटल पावर 905 1000, फायर एलिमेंट 555, अर्थ एलिमेंट 145, वाटर एलिमेंट 104, विंड एलिमेंट 58, लाइट एलिमेंट 42, डार्क एलिमेंट 1। इवोल्यूशन वैल्यू 2232 पॉइंट्स। शौर्य ने एलिमेंटल पावर पर क्लिक करने की कोशिश की और एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सामने आया। फायर डेमन कोर के टियर को अपग्रेड करने के लिए 5000 फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करें। नए डेमन कोर बनाने के लिए 1000 अदर एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें। शौर्य दंग रह गया। वह एक से ज़्यादा डेमन कोर बना सकता था। ये कितनी खौफनाक क्षमता थी। अगर मेरे पास पर्याप्त एलिमेंटल वैल्यू हो तो मैं लड़ाई में कई डेमन कोर को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक जैसी परिस्थितियों में दूसरे डेमोनिक बीस्ट्स यकीनन मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी यह है कि मुझे भारी मात्रा में एलिमेंटल वैल्यू की ज़रूरत होगी। पहला प्रॉम्प्ट देखकर शौर्य समझ गया। एक से ज़्यादा डेमन कोर बनाने के फ़ायदे तो साफ दिख रहे थे, लेकिन इसकी खामी ये थी कि उसे आम डेमोनिक बीस्ट्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा एलिमेंटल पावर की ज़रूरत थी। और हर बार जब कोई डेमन कोर एक टियर आगे बढ़ता तो ज़रूरी एलिमेंटल पावर कई गुना बढ़ जाती। सिर्फ अगले टियर के लिए ही ज़रूरी एलिमेंटल वैल्यू पूरे 5 गुना बढ़ गई थी। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने लगा, शौर्य अचानक चौंक कर जाग उठा। उसने सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला और आसपास देखा। उसे चट्टान की गुफा के बाहर चक्कर लगाते डेमोनिक बीस्ट्स दिखाई दिए। वे सैकड़ों की तादाद में थे। वूश वूश, ये डेमोनिक बीस्ट्स मुख्य रूप से पक्षी प्रजाति के डेमोनिक बीस्ट्स थे और वे सभी उड़ने वाले डेमोनिक बीस्ट्स थे। वे घाटी के ऊपर चक्कर लगा रहे थे, एक दूसरे से लड़ या मार काट नहीं रहे थे, बल्कि एक समूह में किसी एक दिशा की तरफ उड़ रहे थे। घाटी के डेमोनिक बीस्ट सच में एक साथ काम कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग प्रजातियों के इन डेमोनिक बीस्ट्स का कोई एक ही कमांडर हो? जब से शौर्य घाटी के इलाके में आया था, उसके मन में संदेह बढ़ता ही जा रहा था। अलग अलग तरह के डेमोनिक बीस्ट्स किसी एक का आदेश कैसे मान सकते हैं और एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? अगर यह सच था तो उन्हें कंट्रोल करने वाला डेमोनिक बीस्ट कितना ताकतवर होगा? शौर्य अभी सोच ही रहा था कि अचानक उसे आसमान में 3 आकृतियां अपनी तरफ आती हुई दिखाई दीं। 3 विशाल डेमन बैट डेमोनिक बीस्ट चट्टान की गुफा पर आकर रुके। सबसे आगे वाला डेमन बैट पीले रंग में चमक रहा था, जो साफ तौर पर एक स्पिरिट फायर रेलम डेमोनिक बीस्ट था।
इस डेमन बैट ने शौर्य पर हमला नहीं किया बल्कि उसे बड़ी सतर्कता से देखने लगा। शौर्य भी अपनी जगह से नहीं हिला। उसे घाटी के हालात के बारे में कुछ भी साफ पता नहीं था और इन 3 बिन बुलाए मेहमानों के सामने उसने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। तीनों डेमन बैट्स शौर्य को देख रहे थे, उनकी नज़रें बहुत अजीब थीं। शौर्य को लग रहा था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर गड़बड़ है क्या। सबसे आगे वाले डेमन बैट ने शौर्य की चट्टान वाली गुफा के अंदर झांका और युवा शेरनी मिन्नी को देखकर उसकी आंखों में एक खूंखार चमक आ गई। हिस! डेमन बैट ने अपने पंख फड़फड़ाए और वह हमला करने ही वाला था कि शौर्य भी हरकत में आ गया। उसने अपने पंख फैलाए और युवा शेरनी मिन्नी को अपने पीछे छिपा लिया। उसके पंजों के बीच ऊर्जा इकट्ठी होने लगी, वह किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार था। वह बड़ा डेमन बैट वहीं जम गया, मानो उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई फर्स्ट ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट उसका सामना करने की हिम्मत करेगा। उस बड़े डेमन बैट ने आगे हमला नहीं किया बल्कि शौर्य को एक कोने में धकेल दिया। कुछ पल तक दोनों ऐसे ही जमे रहे। शौर्य ने मन ही मन सोचा कि यह तो अच्छा नहीं हो रहा। कुछ ही दूरी पर 5 और आकृतियां गुफा के दरवाजे पर आकर रुकीं, जिनमें से 3 पहले ही सेकंड ऑर्डर स्पिरिट फायर रेलम तक पहुंच चुकी थीं। 4 सेकंड ऑर्डर डेमन बैट्स फुफकारने लगे। वे शौर्य के इस बर्ताव से बहुत नाखुश लग रहे थे। अभी के हालात बहुत खराब थे, लेकिन डेमन बैट्स का सीधे हमला न करना शौर्य के लिए थोड़ी राहत की बात थी। डेमन बैट्स ने शौर्य को घेर लिया और शौर्य ने युवा शेरनी मिन्नी को खुद को कसकर पकड़ने का इशारा किया। मिन्नी तुरंत शौर्य की पीठ पर कूद गई। उसने अपना सिर सिकोड़ लिया और हिलने की हिम्मत तक नहीं की। सबसे आगे वाले डेमन बैट ने शौर्य को बाहर की तरफ धकेला और उसे बाहर उड़ने का इशारा किया। शौर्य तुरंत समझ गया, ये डेमन बैट्स चाहते थे कि वह दूसरे डेमोनिक बीस्ट्स के पीछे पीछे चले। शौर्य को कोई हरकत न करते देख कुछ डेमन बैट्स और ज्यादा आक्रामक होने लगे। वे बीच बीच में फुफकारने लगे और उनका गुस्सा बढ़ने लगा। अंततः शौर्य ने गुफा से बाहर उड़ने का फैसला किया। छज्जे के नीचे बैठे पक्षी को अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। शौर्य ने अपना दिल कड़ा कर लिया। ठीक है, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि ये लोग करने क्या वाले हैं। उड़ने वाले डेमोनिक बीस्ट्स ऊंचे और ऊंचे उड़ते गए और धीरे धीरे घाटी की गहराइयों में पहुंच गए। घाटी के बाहरी हिस्सों के मुकाबले यहाँ और भी अजीबोगरीब चट्टानें थीं और वे सब बंजर थीं, जहाँ छिपने की कोई जगह नहीं थी। इसे अजीबोगरीब चट्टानों का जंगल कहना बिल्कुल सही था। डेमोनिक बीस्ट्स अजीबोगरीब चट्टानों के उस जंगल के बीचों बीच रुक गए। एक एक करके वे जमीन पर उतरे। शौर्य ने देखा कि डेमोनिक बीस्ट्स की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद किसी एक ने भी जरा सी आवाज़ नहीं की। वे सब शांत थे, यहाँ तक कि हिल भी नहीं रहे थे। शौर्य अभी सोच ही रहा था कि अचानक अजीबोगरीब चट्टानों के उस जंगल के पीछे से एक शक्तिशाली ऑरा सामने आया। एक बहुत ही विशाल ऑरा। जब यह ऑरा सामने आया तो जमीन पर मौजूद डेमोनिक बीस्ट्स कांपने लगे। उनमें से एक फर्स्ट ऑर्डर ब्लैक क्रो डेमोनिक बीस्ट इस ऑरा को महसूस करते ही इतना डर गया कि वह अपने शरीर पर कंट्रोल ही नहीं रख पाया। कांव कांव, वह कांप उठा और उसके मुंह से अनजाने में ही चीख निकल गई। जैसे ही उसकी चीख गूंजी, अजीबोगरीब चट्टानों के उस जंगल के पीछे से आने वाला ऑरा भी बदल गया। क्रैश! हवा के एक अदृश्य ब्लेड ने कई मीटर ऊंची एक अजीब चट्टान को काट दिया और ब्लैक क्रो डेमोनिक बीस्ट की तरफ उड़ चला। बिना किसी आवाज़ के ब्लैक क्रो डेमोनिक बीस्ट बीच से 2 हिस्सों में कट गया। दोनों तरफ मौजूद डेमोनिक बीस्ट्स खून से लथपथ हो गए, फिर भी उन्होंने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। इस ऑरा के मालिक के पास कम से कम 3rd ऑर्डर कल्टीवेशन था, या शायद उससे भी ज्यादा। शौर्य भी तुरंत नीचे दुबक गया और पूरी कोशिश करने लगा कि किसी की उस पर नजर ना पड़े। काफी देर बाद जमीन पर मौजूद डेमोनिक बीस्ट्स ने कोई आवाज नहीं की और वह ऑरा शांत हो गया। अजीबोगरीब चट्टानों के जंगल के पीछे अचानक विशाल पंखों का एक जोड़ा खुला। दर्जनों मीटर चौड़े उन पंखों के फैलाव ने एक बहुत बड़ी परछाई बनाई जो जमीन पर गिरी और उसने अपनी छांव में सभी डेमोनिक बीस्ट्स को ढक लिया। परछाई की आड़ में शौर्य ने सावधानी से देखा और अंततः उसे वह आकृति नजर आ गई। यह एक विशाल डेमन बैट था। पहले गुफा में आए डेमन बैट्स की तरह ये भी उसी प्रजाति का डेमोनिक बीस्ट लग रहा था। हालांकि ये डेमन बैट किंग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। शौर्य के दिमाग में अजेय ताकत का विचार आया। इस रेलम के डेमोनिक बीस्ट का सामना करते हुए अपनी जान बचाना भी मुश्किल था। डेमन बैट किंग ने इकट्ठे हुए डेमोनिक बीस्ट्स को नीचे देखा, बिल्कुल एक घमंडी राजा की तरह जो अपनी प्रजा को परख रहा हो। उसकी गहरी नज़रें डेमोनिक बीस्ट्स पर से गुजरी और अंततः शौर्य पर आकर रुक गईं। उस नज़र से घूरते हुए शौर्य ने मन ही मन सोचा कि यह तो अच्छा नहीं हो रहा। अगले ही पल डेमोनिक बीस्ट्स की भीड़ के पीछे से कई सेकंड ऑर्डर डेमन बैट्स उड़ते हुए आए और शौर्य को आगे की तरफ धकेलने लगे। डेमन बैट किंग ने अपने पंख समेटे और शौर्य को ध्यान से देखा। फिर उसने एक अजीब सी चीख निकाली और खौफनाक सोल प्रेशर छोड़ दिया।
ची प्रेशर के उलट डिवाइन सोल रेलम डेमोनिक बीस्ट द्वारा छोड़ा गया सोल प्रेशर सीधा चेतना पर असर डालता था और शौर्य को ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में स्टील की सुइयां चुभ रही हों। इससे उसके मुंह से दर्द की एक कराह निकल गई और वह लगभग बेहोश ही होने वाला था। तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं? सपने देखते रहो। शौर्य ने अपने दांत पीस लिए, जबरदस्ती उस दर्द को सहने लगा और इस प्रेशर के असर से उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। डेमन बैट किंग की आंखों में कुछ अजीब सा नजर आया। उसने बहुत समय से किसी ऐसे लोअर ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट को नहीं देखा था जो इतनी देर तक उसका सोल प्रेशर सह सके। इससे भी अजीब बात यह थी कि यह पक्षी अभी भी फर्स्ट ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट ही था। जाहिर है डेमन बैट किंग को यह अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि उसके सामने मौजूद इस फ्लेम हॉक में दरअसल एक इंसान की सोल थी। अंततः डेमन बैट किंग ने अपना सोल प्रेशर हटा लिया। वह शौर्य के सामने आया और उसकी आंखों में तारीफ का भाव था। लेकिन ये तारीफ बहुत जल्द ही कड़कपन में बदल गई। डेमन बैट किंग ने अचानक आसमान की तरफ मुंह किया और एक अजीब सी चीख निकाली। अगले ही पल जमीन पर लेटे डेमोनिक बीस्ट्स एक साथ कांपने लगे। बस भारी प्रेशर में शौर्य के कांपने के उलट डेमोनिक बीस्ट्स की हरकतें कठपुतलियों जैसी थीं जिन्हें धागों से कंट्रोल किया जा रहा हो। फिर डेमोनिक बीस्ट्स ने एक एक करके अपने मुंह खोले और अनगिनत छोटे छोटे ब्लड वॉर्म्स उनके मुंह से उड़कर बाहर निकले। ये ब्लड वॉर्म्स खून के रंग के थे और डेमोनिक बीस्ट ची से भरे हुए लग रहे थे। फिर ब्लड वॉर्म्स एक गेंद की तरह इकट्ठे हो गए और एक साथ डेमन बैट किंग के मुंह में जाने लगे। ब्लड वॉर्म्स के उस झुंड की ब्लड ची को सोखते हुए डेमन बैट किंग का शरीर खून जैसा लाल हो गया और उसकी आंखों में मजा लेने वाला भाव था। डेमन बैट किंग अपनी ब्लड ची की कमी को इस तरह पूरा करता था। क्या ये गुलामी नहीं है? डेमन बैट किंग फिर से चीखा और हजारों ब्लड वॉर्म्स फिर से उड़कर बाहर आए। बस इस बार एक ब्लड वॉर्म अलग हुआ और सीधे शौर्य की तरफ लपका। शौर्य हरकत में आने ही वाला था कि डेमन बैट किंग ने फिर से खौफनाक सोल प्रेशर छोड़ दिया। शौर्य का दिल ऐसा हो गया मानो वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो। वह ब्लड वॉर्म सीधा शौर्य के मुंह में घुस गया। शौर्य को अपने पेट के निचले हिस्से में झुंझुनी सी महसूस हुई और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका एसेंस ब्लड सोखा जा रहा है। कमजोरी का एक झोंका आया और शौर्य हवा के लिए हाँफने लगा। डेमन बैट किंग फिर से 2 बार चीखा, आसमान की तरफ उड़ा और गायब हो गया। वह बहुत बड़ा सोल प्रेशर गायब हो गया और अनगिनत डेमोनिक बीस्ट अंततः आज़ाद हो गए, लेकिन जल्द ही उनकी आंखों में फिर से गुलामी और डर का भाव आ गया। डेमोनिक बीस्ट अजीबोगरीब चट्टानों के जंगल से उड़ गए और हर दिशा में फैल गए। अपनी ब्लड ची छिन जाने के बाद उन्हें तुरंत ताज़ा खून और मांस से खुद को ऊर्जा देनी थी, वरना वे इन ब्लड वॉर्म्स द्वारा पूरी तरह सूख जाते। शौर्य भी समझ गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि घाटी के डेमोनिक बीस्ट्स इतने शांतिपूर्ण लग रहे थे। पता चला कि इसके पीछे एक डेमन बैट किंग था जो उन्हें गुलाम बनाए हुए था। शौर्य के दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। अब से शौर्य को भी जिंदा रहने के लिए शिकार करना होगा। शौर्य ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहता था। क्वेस्ट इश्यू हो गया है। 5th ऑर्डर क्वेस्ट छुटकारा। क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन: फिएंडिश ब्लड गो बैट के कंट्रोल से आज़ाद होने का रास्ता ढूंढो। क्वेस्ट रिवॉर्ड: 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स, एक स्पिरिट ब्रेथ फ्रैगमेंट। सिस्टम का प्रॉम्प्ट सुनकर शौर्य के सीने में धीरे धीरे एक उम्मीद जाग उठी। घबराना मत, सिस्टम की मदद से मैं इस हताश कर देने वाले हालात से यकीनन बाहर निकल सकता हूँ। सिस्टम का प्रॉम्प्ट सुनकर शौर्य ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को स्थिर किया। सिस्टम की मदद से शौर्य को पूरा यकीन था कि वह गुलामी वाली इस जिंदगी से बच निकलेगा। अचानक उसकी पीठ से दर्द भरी आवाज आई। शौर्य का दिल कांप उठा। ओह नहीं! उसने पीछे मुड़कर मिन्नी की छोटी सी आकृति को देखा। मिन्नी के पेट पर एक लाल धब्बा उभर आया था और उसका ऑरा बहुत ही कमजोर हो गया था। मिन्नी शौर्य की पीठ पर मरणासन हालत में पड़ी थी। उसकी पहले से चमकती हुई आंखों की चमक खो चुकी थी और उसके शरीर के रोए काफी हद तक धुंधले पड़ गए थे। लानत है, डेमन बैट किंग ने जो ब्लड वॉर्म्स छोड़े थे वे बिना किसी भेदभाव के चिपकने वाले परजीवी हैं। मिन्नी भी इनका शिकार हो गई है। शौर्य ने अपने तेज पंजे भींच लिए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मिन्नी अभी भी एक शावक थी जिसे अभी बड़ा भी नहीं माना जा सकता था और उसके लिए डेमन कोर बनाना अभी बहुत दूर की बात थी। उसके शरीर के अंदर जरूरी ऊर्जा ही नहीं थी। ब्लड वॉर्म के खून सोखने की स्पीड को देखते हुए मिन्नी को एक सूखी हुई मम्मी में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्लड वॉर्म के खून सोखने की स्पीड के हिसाब से मैं 3 दिन बिना खाए जिंदा रह सकता हूं, लेकिन मिन्नी के लिए 2 घंटे से ज्यादा बिना खाए रहना जानलेवा साबित होगा। सिस्टम: क्या डेमन बैट किंग के कंट्रोल से आज़ाद होने का कोई रास्ता नहीं है? सिस्टम का ठंडा सा प्रॉम्प्ट बजा। सर्च किया जा रहा है। सर्च के अनुसार होस्ट के सेकंड स्टेज में पहुंचने के बाद ब्लड वॉर्म्स को बाहर निकालने के लिए इंटरनल स्पिरिचुअल फ्लेम को एक्टिवेट किया जा सकता है। सेकंड स्टेज। शौर्य बहुत निराश हुआ। वह अभी भी सेकंड स्टेज से काफी दूर था। सेकंड स्टेज तक पहुंचने के लिए भारी मात्रा में मांस और खून की जरूरत थी।
जिस पल से कोई डेमोनिक बीस्ट अपना डेमन कोर बनाता है, वह अपनी ग्रोथ पीरियड में प्रवेश कर जाता है, एक ऐसा स्टेज जहां उसे पर्याप्त ची और खून बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में मांस और खून की ज़रूरत होती है। घायल विंड सिल्वर वुल्फ किंग का डेमोनिक बीस्ट्स को मारना और डेमन बैट किंग का बर्ड डेमन्स को गुलाम बनाना, सबका यही कारण था। मुझे भारी मात्रा में खाना हासिल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। म्याऊं। मिन्नी अचानक रो पड़ी और उसने अपना छोटा सा पंजा आगे बढ़ाया, मानो वह शौर्य को छूना चाहती हो। उस कमज़ोर सी छोटी सी शक्ल ने शौर्य का दिल पसीज दिया। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुझे जिंदा रहना होगा। डेमन बैट किंग, तुम बस इंतज़ार करो। घाटी के दक्षिण पूर्व में एक रेगिस्तान था। यहाँ हरियाली बहुत कम थी, लगभग ना के बराबर, फिर भी अनगिनत डेमोनिक बीस्ट इस इलाके के चक्कर लगाते थे। इसका कारण यहाँ की घनी स्पिरिचुअल ची थी और रेत के अंदर खाने की भरपूर मात्रा थी। एक फ्लेम हॉक रेत में झपटा, उसने अपनी चोंच खोली और किसी चीज़ को जोर से काट लिया। जब वह वापस आसमान में उड़ा तो उसकी चोंच में एक मोटा रेत का कीड़ा था। यहाँ की स्पिरिचुअल ची बहुत घनी है, ये साफ तौर पर एक रेगिस्तान है, फिर भी इसमें बहुत सारा खाना और स्पिरिचुअल मटेरियल्स छिपे हैं। शौर्य भी खाना ढूंढने वाले उन डेमोनिक बीस्ट्स में शामिल था। डेमन बैट किंग द्वारा गो लगाए जाने के बाद शौर्य के पास दूसरे डेमोनिक बीस्ट्स के साथ खाना ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। शौर्य रेत में ढूंढने लगा और थोड़ी देर बाद उसे अंततः एक और रेत का कीड़ा मिल गया। ये रेत का कीड़ा आकार में बहुत बड़ा था और इसका रंग कुरकुरा पीला था। सुबह सुबह काम करने के बाद शौर्य को इन रेत के कीड़ों के बारे में कुछ समझ आ गई थी। शौर्य की फिजिकल बॉडी के लिए एक हल्के पीले रंग का रेत का कीड़ा उसकी वाइटल एसेंस को 1 घंटे तक बनाए रख सकता था। एक कुरकुरा पीला रेत का कीड़ा उसे 2 घंटे तक बनाए रखने के लिए काफ़ी था। सबसे दुर्लभ सुनहरा पीला रेत का कीड़ा था जो शौर्य के शरीर से ब्लड वॉर्म्स द्वारा सोखी गई पूरे दिन की ची और खून की भरपाई कर सकता था। हालांकि इन सुनहरे पीले रेत के कीड़ों को ढूंढना बहुत मुश्किल था और इनकी पीठ पर एक सख्त खोल होता था जिसे तोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कुरकुरा पीला रेत का कीड़ा ढूंढने के बाद शौर्य ने उसे सीधे निगला नहीं बल्कि मुड़ा और उसे अपनी पीठ पर बैठी मिन्नी को दे दिया। मिन्नी को शायद कीड़े पसंद नहीं थे, उसने अपना मुंह फेर लिया, बिल्कुल किसी ऐसे छोटे बच्चे की तरह जो ठीक से खाना नहीं खाना चाहता। अच्छी बच्ची, अगर तुम इसे खा लोगी तो तुम्हें बेहतर महसूस होगा। शौर्य ने कई बार कोशिश की, उसे मनाया और समझाया और अंततः वह रेत के कीड़े को मिन्नी के मुंह में डालने में कामयाब हो गया। क्रंच क्रंच चबाते हुए मिन्नी के चेहरे का भाव शुरुआती नापसंदगी से बदलकर खुशी में बदल गया, उसे यह नया स्वाद बहुत पसंद आ रहा था। ताज़ा मांस और खून की ऊर्जा मिलने के बाद मिन्नी के चेहरे की रौनक पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। शौर्य को अंततः थोड़ी राहत महसूस हुई। कुछ ही दूरी पर एक डेमोनिक बीस्ट अचानक रो पड़ा। शौर्य ने उस दिशा में देखा। रेत के एक टीले पर कई डेमोनिक बीस्ट्स ने एक पतले छोटे डेमोनिक बीस्ट को घेर लिया था। वह पतला छोटा डेमोनिक बीस्ट एक पैरे डेमोनिक बीस्ट था, उसका शरीर बहुत दुबला था और उसकी त्वचा सिकुड़ गई थी, जो साफ तौर पर ब्लड वॉर्म्स द्वारा लंबे समय तक परजीवी बने रहने के कारण था, जिसकी वजह से ची और खून की कमी हो गई थी। पैरे डेमोनिक बीस्ट के मुंह में एक सख्त खोल वाली कोई चीज़ थी। यह एक सुनहरा रेत का कीड़ा था। पैरे डेमोनिक बीस्ट के आसपास कई बर्ड डेमन्स लालच भरी नज़रों से देख रहे थे। वे पैरे डेमोनिक बीस्ट के मुंह में मौजूद उस सुनहरे रेत के कीड़े को घूर रहे थे, उनकी आंखें चौड़ी और लाल थीं। यह एक सुनहरा रेत का कीड़ा था जो पूरे दिन की ची और खून की ऊर्जा की भरपाई करने के काबिल था। लंबे समय से गुलाम बनाए गए इन बर्ड डेमन्स के लिए एक अतिरिक्त दिन की ची और खून की ऊर्जा यकीनन लड़ने लायक थी। और ये पैरे डेमोनिक बीस्ट बहुत कमज़ोर लग रहा था। कांव कांव बर्ड डेमन्स बेसब्री से आगे बढ़े और पैरे डेमोनिक बीस्ट, जो संख्या में कम था, बस लगातार चीखता ही रह गया। शौर्य ने अपना सिर हिलाया। जिंदा रहने की चाहत में डेमोनिक बीस्ट्स की इच्छाएं अपने चरम पर थीं। वह डेमन बैट किंग सच में बहुत ही घटिया था। ब्लड वॉर्म्स का इस्तेमाल करके वह लोअर ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट्स की ची और खून का मनमाना इस्तेमाल करता था, उनके दिमाग और इच्छाओं को गुलाम बना लेता था। डेमन बैट किंग की मौजूदगी ने घाटी के इलाके में जिंदा रहने का एक बहुत ही क्रूर नियम बना दिया था, लेकिन शौर्य का ऐसे मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। डेमोनिक बीस्ट्स के बीच होने वाली मारकाट और छीना झपटी बहुत आम थी और उसके पास ऐसी बातों पर परेशानी मोल लेने का कोई कारण नहीं था। जैसे ही शौर्य वहां से निकलने वाला था, पैरे डेमोनिक बीस्ट भी एक हताश स्थिति में फंस गया। 4 बर्ड डेमन्स ने उसे घेर लिया था। उनमें से 2 बर्ड डेमन्स सुनहरे रेत के कीड़े को टकटकी लगाए देख रहे थे। बाकी के 2, जो गिद्ध जैसे डेमोनिक बीस्ट्स थे, वे पैरे डेमोनिक बीस्ट की तरफ देख रहे थे। उनकी खौफनाक नज़रें अब सिर्फ सुनहरे रेत के कीड़े पर टिकी हुई नहीं लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे पैरे डेमोनिक बीस्ट के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हों। पैरे डेमोनिक बीस्ट जान के खतरे को महसूस करते हुए बुरी तरह डर गया था। 2 गिद्ध डेमोनिक बीस्ट्स आसानी से उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते थे।
पैरे डेमोनिक बीस्ट ने सुनहरे रेत के कीड़े को जोर से काट लिया। उसे पता था कि एक दिन की खून की भरपाई उसके लिए कितनी अहम है। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि ये दोनों गिद्ध डेमोनिक बीस्ट्स उसकी जान के प्यासे लग रहे थे। पैरे डेमोनिक बीस्ट ने पीली रेत के पीछे एक खास दिशा में देखा और जोर से चीखा, अबू अबू। तोते की यह चीख बहुत अजीब थी, लेकिन शौर्य जल्द ही समझ गया कि वह उसे बुला रहा है। यह मुझे महसूस कर सकता है। शौर्य चौंक गया। इस पैरे डेमोनिक बीस्ट के पास डेमन कोर तक नहीं था, फिर भी वह पीली रेत के पार से उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। इसका एक ही मतलब था कि उसके पास कोई जन्मजात क्षमता थी, और उसकी महसूस करने की शक्ति आम डेमोनिक बीस्ट से कहीं बढ़कर थी। शौर्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके तेज पंजे भी हरकत में आने लगे। उसे ऐसे ही एक साथी की जरूरत थी। दूसरी तरफ दोनों गिद्ध डेमोनिक बीस्ट्स की आंखों में भूख साफ दिख रही थी। अंततः वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पैरे डेमोनिक बीस्ट पर हमला कर दिया। स्क्रीच! आसमान की ऊंचाइयों से एक चमचमाती लाल परछाई नीचे झपटी और हवा में एक चरमसा घुमाव बनाते हुए नीचे आई। वे दोनों गिद्ध डेमोनिक बीस्ट्स अपने सामने मौजूद पैरे डेमोनिक बीस्ट का पेट फाड़ने ही वाले थे कि उन्होंने पाया कि उनकी छाती कट चुकी है। दो फड़फड़ाहटों के साथ दोनों गिद्ध डेमोनिक बीस्ट्स की सांसें टूट गईं। शौर्य पैरे डेमोनिक बीस्ट के सामने रुक गया और बहुत ही अजीब नज़र से उसे देखने लगा। पैरे डेमोनिक बीस्ट भी थोड़ा सन रह गया। शौर्य की स्पीड बहुत तेज थी। उसने तो देखा भी नहीं कि सामने वाला कैसे वहां आ पहुंचा। उसने शौर्य की तरफ देखा, फिर जमीन पर पड़ी दो लाशों को देखा और समझ गया। इस फ्लेम हॉक ने उसे बचाया था। ताकतवर शौर्य के सामने पैरे डेमोनिक बीस्ट बहुत घबराया हुआ था। वह दुबक गया, मानो उसके पास जाने की हिम्मत ही न जुटा पा रहा हो। उस ताकतवर फ्लेम हॉक ने अपने पंजे समेट लिए। वह काफी मिलनसार लग रहा था, जिससे पैरे डेमोनिक बीस्ट का डर कम हो गया। अबू अबू! पैरे डेमोनिक बीस्ट ने फिर से अजीब सी चीखें निकालीं। शौर्य के दिमाग में एक विचार आया, तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें मिट्ठू बुलाऊं? जहां तक नजर जाती, विशाल रेगिस्तान अंतहीन फैला हुआ था। एक गहरा लाल फ्लेम हॉक और एक छोटा तोता रेगिस्तान के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। मिट्ठू, तुमने कहा था कि यहाँ एक रेतीला इलाका है जहाँ खाने की भरमार है। क्या ये सच है? शौर्य ने पूछा और उसकी तेज नजरें जमीन को टटोलने लगीं। तोते मिट्ठू ने एक गूंजती हुई आवाज निकाली। शौर्य समझ गया कि मिट्ठू इसकी पुष्टि कर रहा है। मिट्ठू को बचाने के बाद शौर्य ने अपने एसेंस ब्लड का इस्तेमाल करके उसके साथ एसेंस ब्लड रिचुअल साइन किया। मिट्ठू आधिकारिक तौर पर शौर्य का दूसरा छोटा भाई बन गया। मिट्ठू! तोते ने एक अजीब सी चीख निकाली और उसके पीछे उड़ रहे फायर हॉक ने भी अपनी स्पीड कम कर दी। कुछ ही दूरी पर मौजूद रेतीले इलाके में पीली धुंध उठ रही थी और कई येलो हॉक डेमोनिक बीस्ट्स रेत में खाना ढूंढ रहे थे। यहाँ स्पिरिचुअल ची की सघनता असाधारण थी और रेतीले इलाके में रेत के कीड़ों की भरमार थी। येलो हॉक डेमोनिक बीस्ट्स को पल भर में सुनहरा पीला रेत का कीड़ा मिल जाता, जिससे आसमान से देख रहे शौर्य और मिट्ठू की लार टपकने लगी। यहाँ सच में बहुत खाना है। शौर्य ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। अगर वह हर दिन इस तरह के रेतीले इलाके में खाना ढूंढ सके तो उसे कभी भी मांस और खून की ऊर्जा की कमी की चिंता नहीं होगी। शौर्य एक तरफ सपने भी देख रहा था और दूसरी तरफ उसे थोड़ी चिंता भी थी। उसकी चील जैसी नज़रों में ये येलो हॉक डेमोनिक बीस्ट सभी सेकंड ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट्स थे और उनके शरीर पर जल रही चमकदार पीली स्पिरिचुअल फायर को देखकर साफ था कि उनसे पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। इन लोगों से इलाका छीनना काफ़ी मुश्किल होगा। वूश! शौर्य अभी सोच ही रहा था कि जमीन पर मौजूद येलो हॉक्स ने अचानक अपनी हरकतें रोक दी। वे सब आसमान में मंडराती उस लाल परछाई की तरफ देखने लगे और उनकी आंखों में दुश्मनी साफ दिख रही थी। शौर्य को लगा कि अगर वह अभी नहीं भागा तो वे उसे घेर लेंगे। मिट्ठू, चलो यहाँ से। ताकत ही सब कुछ है। हालांकि शौर्य का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वह फिलहाल के लिए उनके तेज हमलों से बचने के लिए मजबूर था। जमीन पर मौजूद येलो हॉक्स ने गर्व से कुछ आवाजें निकालीं। वे साफ तौर पर इस फर्स्ट ऑर्डर फ्लेम हॉक का मजाक उड़ा रहे थे। सच में मुझे कमजोर समझा जा रहा है। शौर्य काफी झुंझला गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। डेमोनिक बीस्ट्स की दुनिया ऐसी ही थी। शौर्य और उसका छोटा भाई मिट्ठू, उस तोते ने येलो मिस्ट सैंडी एरिया छोड़ दिया। वे काफी देर तक उड़ते रहे, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा रेतीला इलाका मिल जाए जहां उतना ही खाना हो, लेकिन अफसोस पूरी सुबह बिना किसी कामयाबी के बीत गई। सच है, ऐसी लकी जगहें इतनी आसानी से नहीं मिलती। शौर्य ने उदासी से सोचा। उसे अब खाना ढूंढने के लिए एक तय इलाके की सख्त जरूरत थी, और वह बिल्कुल वैसा ही रेतीला इलाका होना चाहिए था जहां खाने की भरमार हो। हालांकि सभी लकी जगहों पर दूसरे डेमोनिक बीस्ट्स का कब्जा था, और शौर्य अभी बस एक छोटा फायर हॉक था जो इन सेकंड ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट्स को हराने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था। इससे भी बड़ी मुसीबत यह थी कि ये डेमोनिक बीस्ट्स अक्सर अपने इलाके पर कब्जा करने के लिए झुंड में एक साथ मिल जाते थे।
हालांकि शौर्य ने फ्लेम ड्रैगन हॉक के एंशिएंट ब्लड के साथ फ्यूजन कर लिया था और उसे किसी सेकंड ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट के साथ 1-on-1 लड़ाई जीतने का पूरा भरोसा था, लेकिन 2 पैर 4 पंजों का मुकाबला नहीं कर सकते। और तो और उसके छोटे भाई मिट्ठू, उस तोते के पास सिर्फ शानदार खोजी क्षमताएं थीं और वह लड़ाई में बिल्कुल किसी काम का नहीं था। शौर्य और उसका छोटा भाई मिट्ठू पूरे दिन भटकते रहे, उन्हें धुतकार मिली और यहाँ तक कि अपने इलाके की रक्षा करने वाले डेमोनिक बीस्ट्स के साथ उनकी 3 बार लड़ाई भी हुई। हालांकि दुश्मनों के घेरे में आने के बाद दोनों ही पक्षियों को घबराकर भागना पड़ा। लानत है, काश मेरे पास कोई ऐसा टैलेंट स्किल होता जो मुझे एक साथ कई दुश्मनों से लड़ने की ताकत देता, शौर्य ने गुस्से से सोचा। अचानक उसे याद आया कि उसके पास इवोल्यूशन पॉइंट्स पड़े हैं जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे याद है कि इवोल्यूशन पॉइंट्स के बदले टैलेंट स्किल्स ली जा सकती हैं। क्यों ना मैं कोई शक्तिशाली स्किल ले लूँ। ये सोचते ही शौर्य ने खुशी खुशी सिस्टम इंटरफेस खोल लिया। होस्ट के मौजूदा इवोल्यूशन पॉइंट्स 2289 पॉइंट्स। सिस्टम, अभी मैं कौन कौन सी स्किल्स ले सकता हूँ? सिस्टम ने तुरंत सर्च किया। होस्ट की स्ट्रेंथ रैंक और डायमंड कोर रैंक के आधार पर अभी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फायर टाइप स्किल शॉप ही एक्सचेंज के लिए खुली है। अभी जो स्किल्स ली जा सकती हैं वे इस प्रकार हैं: मैग्मा ब्लास्ट लेवल 1, फायर ट्रेड लेवल 1, फ्लेम ब्रेथ लेवल 1। शौर्य ने तीनों स्किल्स पर क्लिक किया और सिस्टम का परिचय सामने आ गया। मैग्मा ब्लास्ट, इसे लेने के लिए 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स की ज़रूरत है। एक फर्स्ट ऑर्डर फायर टाइप स्किल, शरीर के अंदर फायर स्पिरिचुअल ची इकट्ठा करता है और फिर चार्ज होने के बाद एक धमाके वाला फायर बॉल छोड़ता है। यह एक खतरनाक सिंगल टारगेट अटैक स्किल है जिसकी पावर एक सेकंड ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती है। अफसोस, इस स्किल को छोड़ने से पहले डेमोनिक बीस्ट को काफ़ी देर तक चार्ज करना पड़ता था, जो बहुत अस्थिर लग रहा था। शौर्य ने सिस्टम पैनल के सामने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे इस विकल्प को छोड़ दिया। डेमोनिक बीस्ट की लड़ाइयाँ अक्सर आर पार की होती थीं, एक सेकंड भी लड़ने वालों की जिंदगी या मौत तय कर सकता था। हालांकि मैग्मा ब्लास्ट बहुत शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन इसके ज़्यादा चार्जिंग टाइम ने इस स्किल में एक बड़ी खामी डाल दी थी। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि शौर्य के पास पहले से ही सिंगल टारगेट अटैक स्किल के रूप में ब्लेजिंग फायर क्लॉ था। रैंक 2 का ब्लेजिंग फायर क्लॉ एक अकेले सेकंड ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट से निपटने के लिए काफ़ी था, इसलिए उसी तरह की कोई और स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं थी। फायर ट्रेड, इसे लेने के लिए 1500 इवोल्यूशन पॉइंट्स की ज़रूरत है। एक फर्स्ट ऑर्डर फायर टाइप स्किल, शरीर के अंदर स्पिरिचुअल ची को कंट्रोल करता है और डेमोनिक बीस्ट के पैरों पर छोड़ता है, जिससे डेमोनिक बीस्ट की लात और प्रहार में फायर डैमेज जुड़ जाता है। शौर्य ने अपनी छोटी आंखें सिकोड़ लीं, उसे फायर ट्रेड में काफ़ी दिलचस्पी आ रही थी। अपने पंजों को तेज़ लपटों से भर देना सच में बहुत कूल लग रहा था। अगर वह इस स्किल को सीख लेता तो शौर्य एक फायर ट्रेड फ्लेम हॉक बन जाता, जो हवा में उड़ते हुए ही एक आग का तूफान खड़ा कर सकता था। कितना कूल! कूलनेस को छोड़ दे तो ये स्किल ज़्यादातर बड़े खूंखार डेमोनिक बीस्ट्स के लिए सही लग रहा था, जैसे कि फायर ऑक्स डेमोनिक बीस्ट्स, जो शक्तिशाली पैरों वाले फायर टाइप डेमोनिक बीस्ट्स होते हैं। फायर ट्रेड से लैस एक प्रहार दुश्मनों को पैरों तले कुचल सकता था। हालांकि शौर्य के चील वाले पंजे तेज थे, लेकिन वह कुल मिलाकर एक फुर्तीला डेमोनिक बीस्ट था और किसी खूंखार डेमोनिक बीस्ट जैसी धरती फाड़ने वाली ताकत नहीं दिखा सकता था। इसलिए हालांकि शौर्य को फायर ट्रेड में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उसे मजबूरी में इसे छोड़ना पड़ा। फ्लेम ब्रेथ अनरेटेड, इसे लेने के लिए 2000 इवोल्यूशन पॉइंट्स की ज़रूरत है। अनरेटेड, इन शब्दों को देखते ही शौर्य तुरंत उत्सुक हो गया। उद्धरण चिन्ह ... एक फायर टाइप, बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला स्किल। ये शरीर के अंदर की आग को इंटरनल ची में बदल देता है और बाहर छोड़ता है। इसकी रेंज और तबाही मचाने की पावर डेमोनिक बीस्ट के शरीर के अंदर फायर डेमन कोर की रैंक और शुद्धता पर निर्भर करती है, इसलिए इसे अनरेटेड माना गया है। फायर डेमन कोर की शुद्धता पर निर्भर करता है। शौर्य उत्साहित हो गया। वह एक ऐसा डेमोनिक बीस्ट था जिसके पास 100% शुद्ध फायर डेमन कोर था। फ्लेम ब्रेथ स्किल मानो उसी के लिए बनी थी। मैं फ्लेम ब्रेथ लेने का फैसला करता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के शौर्य ने अपना फैसला कर लिया। फ्लेम ब्रेथ महंगा था, इसके लिए शौर्य को पूरे 2000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करने पड़े, लेकिन शौर्य को लगा कि यह सौदा बुरा नहीं है। होस्ट ने स्किल सीख ली है, फ्लेम ब्रेथ। अंततः एक शक्तिशाली, बड़े पैमाने वाली स्किल पाकर शौर्य बहुत खुश था। यह एक ब्रेथ थी, एक ऐसी स्किल जिसका इस्तेमाल सिर्फ ड्रैगन्स ही कर सकते थे। शौर्य अभी बस एक फ्लेम हॉक था, जिसके पास अभी तक पूरी तरह से फ्लेम ड्रैगन हॉक की शक्तिशाली ब्लडलाइन नहीं थी, लेकिन अब उसने ड्रैगन क्लान का ब्रेथ सीख लिया था। एक आग जैसी लाल परछाई तेजी से गुजरी और शौर्य एक उथले से रेत के गड्ढे पर पहुंचा। वह यहाँ अपनी नई स्किल को टेस्ट करने आया था। स्किल सीखने के बाद उस टैलेंट स्किल को इस्तेमाल करने का तरीका सीधे शौर्य के दिमाग में छप गया था, इसलिए बिना किसी कड़ी प्रैक्टिस के शौर्य सीधे फ्लेम ब्रेथ का इस्तेमाल कर सकता था।
शौर्य ने अपने शरीर के अंदर लपटों के बहाव को महसूस किया, धीरे धीरे अपनी चीख खींची और उसे अपने मुंह में इकट्ठा करने लगा। फिर उसकी चोंच से एक बहुत ही भयानक और तेज आग की लपट निकली, और जैसे ही उसका शरीर घूमा, इस आग ने तुरंत पूरे रेत के गड्ढे को अपने आगोश में ले लिया। कितनी शक्तिशाली स्किल है! शौर्य ने संतुष्टि से अपने पंखों के नीचे के परों को सहलाया। शौर्य की शुद्ध फायर स्पिरिचुअल ची के साथ मिलकर ये फ्लेम ब्रेथ बस एक चमत्कारी स्किल बन गई थी। शौर्य ने अपने छोटे भाई मिट्ठू को बुलाया और हवा में उड़ गया। अब लकी जगहों पर कब्जा करने वाले डेमोनिक बीस्ट्स का सामना करने के लिए शौर्य के पास पूरा भरोसा था। पीली रेत के एक टीले पर दो यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स रेत में खाना ढूंढ रहे थे। यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड एक बहुत ही अजीब डेमोनिक बीस्ट है और कई डेमोनिक बीस्ट्स की तरह वे अक्सर जोड़े में साथी बनकर रहते हैं। लेकिन उनकी अजीब बात यह है कि यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड के दो सिर होते हैं, एक यिन और एक यांग, जो उसे उभयलिंगी बनाता है। हालांकि उनके प्रजनन के लिए एक और उभयलिंगी साथी की जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि हर यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड के माता पिता के दो जोड़े होते हैं। इन दोनों यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स ने काफी समय पहले पीली रेत के इस टीले पर कब्जा कर लिया था और उनके पास अर्ली स्टेज की ताकत थी। आज सुबह शौर्य यहां पहुंचा और जैसे ही वह उतरा, उन दोनों यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स ने उस पर हमला कर दिया। शौर्य ने तेजी से रिएक्ट किया और उनके तेज पंजों से बाल बाल बच गया। लेकिन मिट्ठू इतना लकी नहीं था। मिट्ठू, एक तोता जो जन्म से ही लड़ाई में अच्छा नहीं था, उन दोनों यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स ने उसके पंखों का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया था और वह उसी जगह टुकड़े टुकड़े होने से बाल बाल बचा था। हालांकि खुशकिस्मती से दोनों पक्षी अंत में भाग निकले थे, लेकिन इससे शौर्य ने उन दोनों अजीब दरिंदों को अच्छी तरह से याद कर लिया था। शौर्य को अभी भी याद था कि जब वह एक अंडा था तो उसने अपने छोटे भाई कालू को दूसरे डेमोनिक बीस्ट्स द्वारा खाए जाते देखा था। उस दर्दनाक अनुभव ने उसे कसम खाने पर मजबूर कर दिया था कि वह भविष्य में कभी भी दूसरे डेमोनिक बीस्ट्स को खुद पर हावी नहीं होने देगा। हालांकि समय बीतने के साथ शौर्य ने अब एक डेमन कोर बना लिया है और वह एक शानदार फ्लेम हॉक बन गया है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके छोटे भाई को निशाना बनाने की हिम्मत करते हैं। अब उन्हें ये सिखाने का समय आ गया है कि पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। शौर्य और मिट्ठू ने काफी दूर से छिपकर चक्कर लगाया। ये यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स की पकड़ में आने की सीमा का आखिरी सिरा था, इसलिए शौर्य को इस बात की चिंता नहीं थी कि वे उसे खोज लेंगे। दोनों यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स ने कहीं से एक रेत का कुत्ता पकड़ लिया था। हालांकि वे दोनों ही कुत्ते प्रजाति के डेमोनिक बीस्ट्स थे, लेकिन उन दोनों यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने बड़ी चालाकी से उस रेत के कुत्ते को चीर दिया और बड़े बड़े मांस के टुकड़े निगलने लगे। वे बहुत संतुष्ट लग रहे थे। शौर्य की आंखों में धीरे धीरे एक खूंखार चमक आ गई। ये दोनों क्रूर जीव अपनी ही प्रजाति के साथ राक्षसों जैसा बर्ताव करते थे। सच में खतरनाक दुश्मन। वह नीचे झपटा, उसकी आग जैसी लाल आकृति हवा में उड़ रही थी और उसकी उड़ान की गूंजती आवाज ने नीचे मौजूद यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स की पुतलियां सिकोड़ दीं। फ्लेम हॉक के पंजे, जिनमें हवा को चीरने वाली ताकत थी, वे यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स की तरफ लपके, लेकिन ये दोनों डेमोनिक बीस्ट्स बड़ी फुर्ती से बच निकले। वे रेत पर 2 बार लुढ़के, फिर खड़े हुए और 2 बार दहाड़े। हालांकि जैसे ही वे खड़े हुए, आसमान छूती हुई आग की एक लपट ने पूरे रेत के टीले को अपनी चपेट में ले लिया। शौर्य की आंखों में रूंस चमकने लगे और उसकी चोंच से तेज फ्लेम ब्रेथ बाहर निकली, जिसने दोनों यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स को पूरी तरह से घेर लिया। दोनों यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स लगातार चीखते रहे। शुद्ध फायर डेमन कोर ने फ्लेम ब्रेथ के तापमान को उसके चरम पर पहुंचा दिया था। अगर शौर्य के पास लेवल 3 का फायर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो इस लेवल का फ्लेम ब्रेथ दुश्मनों को मारने से पहले ही उसे जलाकर राख कर देता। कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यह तेज तापमान कितना खौफनाक था। दोनों यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स दहाड़े और आग की लपटों से बचने की कोशिश करने लगे। हालांकि फ्लेम ब्रेथ की रेंज बहुत बड़ी थी और इससे पहले कि वे दूर जा पाते, दोनों यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड्स जमीन पर गिर पड़े। यहां तक कि उनके शरीर भी जलकर कोयला हो गए थे। फ्लेम ब्रेथ, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। शौर्य ने डेमोनिक बीस्ट्स की उन 2 जली हुई लाशों को देखा और मन ही मन तारीफ किए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी। ये फ्लेम ब्रेथ का इकलौता साइड इफेक्ट था, क्योंकि फ्लेम ब्रेथ का इस्तेमाल करने के लिए डेमन कोर के अंदर मौजूद शुद्ध स्पिरिचुअल फायर को एक्टिवेट करना पड़ता है, और हर बार ऐसा करने पर फायर स्पिरिचुअल ची का भारी नुकसान होता है। भले ही शौर्य का डेमन कोर अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुका था, फिर भी वह स्पिरिचुअल ची की इतनी ज़्यादा खपत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यिन एंड यांग फ्लेम हेलहाउंड से निपटने के बाद शौर्य अपने मातहत मिट्ठू के साथ अपने नए इलाके की गश्त करने लगा। शौर्य ने अपना दायां पंख फड़फड़ाया और मिट्ठू, मानो कोई इशारा पाकर, आसमान में उड़ गया। मिट्ठू ने अपनी हेवनली सोल को बाहर निकाला। मिट्ठू के साथ किए गए एसेंस ब्लड रिचुअल के जरिए शौर्य ने रेत के टीले के अंदर दबे हुए अनगिनत छोटे छोटे रोशनी के बिंदुओं को साफ तौर पर देखा। शौर्य ने अपनी आंखें मलीं। वे सभी गोल्डन सैंडवर्म्स थे।
इस लकी जगह के साथ अब खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। शौर्य ने 2 बार आवाज़ लगाई और मिट्ठू को नीचे बुलाया। दोनों पक्षी खुशी खुशी रेत में खाना ढूंढने लगे। मिट्ठू जोर से चीखा और उसने 2 नए मिले गोल्डन सैंडवर्म्स को निगल लिया। उसकी आंखों में अपने बॉस के लिए बहुत सम्मान और कृतज्ञता थी। हेवनली सोल पैरट्स जन्म से ही लड़ाई के लिए नहीं बने होते हैं। अतीत में मिट्ठू को खाने के लिए अनगिनत डेमोनिक बीस्ट्स द्वारा डराया धमकाया जाता था और उसे भरपेट खाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। हालांकि अब वह आसानी से कई गोल्डन सैंडवर्म्स ढूंढ सकता था। ये तो सीधा सीधा किसी अमीर आदमी वाला अंदाज था, एक खाओ और एक फेंक दो। हे मिट्ठू, अब से हम डेमोनिक बीस्ट्स के राजा बनने वाले हैं, यहाँ तक कि लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट्स भी। इन कुछ छोटे कीड़ों ने ही तुम्हें इतना खुश कर दिया, शौर्य ने मिट्ठू से कहा। सच कहें तो शौर्य भी इतना उत्साहित था कि वह नाचना चाहता था, लेकिन वह अब एक फ्लेम हॉक था जिसके पास एक माथा था, इसलिए उसे एक शाही पक्षी वाला रुतबा बनाए रखना था। मांस और खून की कुछ ऊर्जा हासिल करने के बाद मिट्ठू के चेहरे की रौनक पहले से काफ़ी बेहतर हो गई और उसकी सिकुड़ी हुई त्वचा का रंग धीरे धीरे वापस आने लगा। कांव कांव, यहाँ तक कि उसकी चीखें भी पहले जैसी कमज़ोर नहीं थीं। दोनों बड़े पक्षी काफ़ी देर तक रेत में खाना ढूंढते रहे और उन्होंने जी भरकर खाया। शौर्य ने रेत के कीड़े पकड़ने के लिए फ्लेम ब्रेथ का भी इस्तेमाल करके देखा। आग की एक सांस के साथ रेत की नमी तुरंत भाप बन गई और चटकने की आवाज़ें आने लगीं। एक एक करके रेत के कीड़े ज़मीन से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे बाहर आए, वे आग की लपटों से भुनकर सुनहरे भूरे रंग के हो गए, जिससे एक बहुत ही लुभावनी खुशबू आने लगी। नतीजा बहुत ही शानदार था। मिट्ठू, मेरे बनाए हुए ये चारकोल ग्रिल्ड गोल्डन वर्म्स चख कर देखो। मिट्ठू ने अपना शरीर हिलाया और 2 रेत के कीड़े गटक लिए। फिर वह जोर से चीखा। शौर्य समझ गया कि मिट्ठू अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। पका हुआ खाना ज़्यादा पौष्टिक होता है। जब आंच को सही से कंट्रोल किया जाए तो तेज़ तापमान मांस को मुलायम बना सकता है और उसके अंदर की ऊर्जा भी शरीर आसानी से सोख लेता है। मिन्नी ने भी अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और उन खुशबूदार रेत के कीड़ों को चालाकी से देखने लगी। अगर खाना चाहती हो तो खा लो। शौर्य ने सिर हिलाया। इजाज़त मिलते ही मिन्नी तुरंत आगे लपकी और खुशी से आवाज़ निकालने लगी। म्याऊं म्याऊं। शौर्य ने भी तुरंत उन भुने हुए रेत के कीड़ों का स्वाद लिया। जैसे ही खुशबूदार रेत का कीड़ा उसके गले से नीचे उतरा, उसकी भुनी हुई खुशबू और रसदार स्वाद ने शौर्य के रोंगटे खड़े कर दिए। ये जान लेना ज़रूरी है कि जब से शौर्य एक डेमोनिक बीस्ट का अंडा बना था, तब से उसने कभी इंसानों का खाना नहीं चखा था। पका हुआ खाना सच में सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है। लगता है भविष्य में उसे और ज़्यादा डेमोनिक बीस्ट्स का मांस भूनना चाहिए, शौर्य ने खुशी से सोचा। भरपेट खाने पीने के बाद मिट्ठू अचानक जोर से चीखा। फिर उसके शरीर से भारी मात्रा में पंख झड़ने लगे। शौर्य चौंक गया। साफ था कि मिट्ठू अपना डायमंड कोर बनाने वाला था। शौर्य तुरंत आसमान में उड़ा और मिट्ठू पर नज़र रखने के लिए उसके ऊपर चक्कर लगाने लगा। पिछली बार का सबक याद रखते हुए शौर्य अब एक बहुत ही सतर्क और होशियार फ्लेम हॉक बन चुका था। जितने खुशी के पल होते, जैसे कि आगे बढ़ना या किसी खजाने को निगलना, उतना ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती थी। कोई अपनी सतर्कता कम कर सकता था और दूसरे डेमोनिक बीस्ट्स उसका फ़ायदा उठा सकते थे, जिससे एक खुशी का मौका एक त्रासदी में बदल सकता था। मिट्ठू चीखा और उसके सारे पंख झड़ गए। अचानक मिट्ठू एक गंजा पक्षी बन गया। हवा का एक झोंका आया और मिट्ठू कांप उठा। वह बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन जल्द ही उसकी त्वचा के नीचे से नए छोटे छोटे पंख निकलने लगे। मिट्ठू के असली गहरे भूरे पंखों के उलट नए पंख बहुत ही चमकीले और शानदार थे, जिनमें 4 रंग थे, लाल, नीला, हरा और पीला, मानो उसने कोई शानदार फूलों वाला कोट पहन रखा हो। इस अवस्था में मिट्ठू के डायमंड कोर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी और शौर्य भी आसमान से नीचे आ गया। शौर्य की चील वाली नज़रें बहुत तेज थीं। एक ही नज़र में उसने मिट्ठू के शरीर में 1 दर्जन से ज़्यादा बदलाव देखे। अभी का मिट्ठू उस मिट्ठू से कहीं ज़्यादा सुंदर लग रहा था जब शौर्य ने उसे पहली बार देखा था। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से बदल गया हो, जैसे कोई भिखारी एक अमीर यंग मास्टर बन गया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि मिट्ठू के माथे पर एक गहरा लाल रंग का गोला उभर आया था। शौर्य ने उसे कुछ पलों तक उत्सुकता से घूरा। मिट्ठू ने 2 बार आवाज़ निकाली और शौर्य ने सिर हिलाया। तुम कह रहे हो कि यह तुम्हारी हेवनली सोल पैरे प्रजाति की खास हेवनली सोल आई है, जो सोल अटैक कर सकती है। मिट्ठू ने अपने चमकीले रंग वाले बड़े पिछले हिस्से को हिलाया। उसके पूरे शरीर के पंख कांप रहे थे। वह बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था। शौर्य को हेवनली सोल पैरे के इस टैलेंट में बहुत दिलचस्पी आ रही थी, यहाँ तक कि उसे ये थोड़ा अविश्वसनीय भी लग रहा था। डेमोनिक बीस्ट सिर्फ 3rd स्टेज पर ही सोल अटैक कर सकते हैं, लेकिन हेवनली सोल पैरेट्स 1st स्टेज पर ही सोल अटैक कर सकते हैं, बशर्ते वे एक डायमंड कोर बना लें। मुझे ताज्जुब है, ये सोल अटैक कितना ताकतवर होगा। मिट्ठू, अब अपना सोल अटैक रिलीज करो और मुझ पर हमला करने की कोशिश करो।
मिट्ठू ने अपनी आंखें फाड़ी और शौर्य की तरफ देखने लगा। मिट्ठू ने अपना सिर झुका लिया, वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। शौर्य, हालांकि, उसका मतलब समझ गया। हाँ, तुम्हें डर है कि तुम्हारा हमला बहुत ज्यादा ताकतवर होगा और मुझे चोट पहुंचाएगा। शौर्य थोड़ा निशब्द हो गया, लेकिन वह सीरियस भी हो गया। मिट्ठू के लिए, जो टियर 1 के अर्ली स्टेज का डेमोनिक बीस्ट था, ये सोचना कि वह खुद शौर्य को, जो टियर 1 के मिडिल स्टेज में था, गंभीर चोट पहुंचा सकता है, तो यह हेवनली सोल आई जरूर कुछ खास होगी। चिंता मत करो, बस हमला करो। मेरी डिवाइन सोल बहुत असाधारण है। मिट्ठू ने अपने बॉस के गंभीर चेहरे को देखा और अंततः अपनी मंजूरी दे दी। उसने अपनी आंखें बंद की और तुरंत एक बहुत ही अजीब और डरावने माहौल ने शौर्य को घेर लिया। उसके माथे पर मौजूद वह मोती गहरे लाल रंग से एक खौफनाक काले रंग में बदल गया, मानो कोई राक्षस अपनी आंखें खोल रहा हो, जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। अगले ही पल एक शक्तिशाली डिवाइन सोल अटैक शौर्य की तरफ लपका। शौर्य को ऐसा लगा मानो कोई चीज उसके दिमाग में घुस रही है और वह तुरंत जम गया। कांव कांव। अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर मिट्ठू 2 बार चीखा, वह बहुत चिंतित था। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल शौर्य उस डिवाइन सोल की कैद से आज़ाद हो गया और उसने अपने शरीर पर फिर से कंट्रोल पा लिया। कांव। मिट्ठू ने कुछ बार चीख निकाली, वह थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। शौर्य ने अपने पंजे हिलाए, वह अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। इस हेवनली सोल आई का हमला सच में बहुत शानदार था। अगर शौर्य की डिवाइन सोल उसके ही रैंक के डेमोनिक बीस्ट से कहीं बेहतर नहीं होती, तो वह यकीनन इस एक ही झटके में बेहोश हो जाता। अगर इस चाल का इस्तेमाल टियर 1 के अर्ली स्टेज वाले किसी डेमोनिक बीस्ट के खिलाफ किया जाता, तो यह शायद एक ही झटके में दुश्मन की डिवाइन सोल को चकनाचूर कर देता और उसे पागल बना देता। बहुत बढ़िया, मिट्ठू, तुम्हारी लड़ने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है और तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी लग रहे हो। जाहिर है, मेरे मुकाबले तुम अभी भी बस थोड़े से पीछे हो। शौर्य की बातें सुनकर मिट्ठू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन जब उसने आखिरी हिस्सा सुना तो वह थोड़ा निशब्द हो गया। मिट्ठू, अगर भविष्य में कोई डेमोनिक बीस्ट फिर से तुम्हें डराने की कोशिश करे, तो बस उसके खिलाफ इस चाल का इस्तेमाल करना और उसे एक अच्छा सबक सिखाना। मिट्ठू ने सिर हिलाया, उन डेमोनिक बीस्ट्स को याद करते हुए जो उसे डराते थे। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। फिर उसे याद आया कि उसका आगे बढ़ना सब उसके बॉस की वजह से ही मुमकिन हो पाया था, और उसका गुस्सा तुरंत कृतज्ञता में बदल गया। और शौर्य भी अचानक मिट्ठू की प्रजाति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। हेवनली सोल पैरे, यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति लग रही थी। शौर्य को लगा कि उसे इस छोटे भाई को अच्छी तरह से कल्टीवेट करना चाहिए, ताकि मिट्ठू हेवनली सोल पैरे प्रजाति की असली टैलेंट और ताकत को बाहर ला सके। एक ऐसा छोटा भाई पाकर जो डिवाइन सोल अटैक और दिमागी जांच पड़ताल में माहिर हो, शौर्य बहुत खुश था। दोनों बड़े पक्षी आसमान में उड़े और दूर निकल गए। शुरुआत में उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया था, ताकि वे पिछले डेमोनिक बीस्ट्स की तरह अपने इलाके की रक्षा करने वाले 2 पक्षी बन सकें। लेकिन शौर्य ने मिट्ठू को समझाया कि उनकी लड़ने की ताकत पहले से ही बहुत मजबूत हो चुकी है और उन्हें खाना ढूंढने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब जाकर मिट्ठू अनिच्छा से शौर्य के साथ उड़ने के लिए तैयार हुआ। एक लाल और एक रंगीन आकृति तेजी से दूर निकल गई। दोनों पक्षियों को याद नहीं था कि वे कितनी दूर उड़ चुके हैं। ये रेगिस्तान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और दूर तक फैला हुआ था। शौर्य की पीठ पर बैठी मिन्नी सो चुकी थी, लेकिन उसके पंजे अभी भी शौर्य की पीठ के तेज परों को मजबूती से पकड़े हुए थे। शौर्य के इतनी दूर उड़ने का कारण एक सही ठिकाना ढूंढना था। घाटी में उड़ने वाले डेमोनिक बीस्ट्स इसलिए वहां से नहीं जा सकते थे क्योंकि डायमंड बैट किंग ने उनके शरीर में गू डाल दिया था और उन्हें अपना गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन सिस्टम की मदद से शौर्य को पहले ही पता था कि ब्लड वॉर्म गू को कैसे खत्म करना है। अब उसे बस एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था जहां खाने की भरमार हो और सफलतापूर्वक टियर 2 तक ब्रेक थ्रू करना था, फिर ये परेशानी खत्म हो जाएगी। शौर्य ग्रैंड कैन्यन वापस नहीं जाना चाहता था। वही ईगल किंग बनने वाला था। वह दूसरों का गुलाम डेमोनिक बीस्ट कैसे बन सकता है। अंततः दोनों पक्षियों के सामने फैला हुआ रेगिस्तान खत्म हो गया। आगे का रेगिस्तान अपने किनारों पर धीरे धीरे कम हो गया और एक गहरी घाटी में बदल गया। ये गहरी घाटी बहुत विशाल थी, जमीन में किसी दरार की तरह, किसी दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता। इसके मुकाबले माउंटेन फुट फॉरेस्ट की वह गहरी घाटी बस एक छोटे से मिट्टी के गड्ढे जैसी थी, जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। मिट्ठू, चलो नीचे चलकर देखते हैं। मिट्ठू ने जवाब में आवाज निकाली और वह शौर्य के पीछे पीछे नीचे की तरफ उड़ने लगा। उतरने के बाद शौर्य को इस गहरी घाटी का खौफ और ज्यादा महसूस हुआ। नीचे देखने पर बस गुप्पर अंधेरा ही था। हालांकि गहरी घाटी के दूसरी तरफ एक हरा भरा और अंतहीन बड़ा मैदान था। दूसरी तरफ के मैदान को देखकर दोनों पक्षियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रेगिस्तान के मुकाबले वह जगह पूरी तरह से एक जन्नत थी। ये शौर्य का एक आदर्श ठिकाना था। शौर्य ने अपने आग जैसे लाल पंख फैलाए और आगे गहरी घाटी की तरफ उड़ चला।
खाई जैसी यह गहरी घाटी दूसरे डेमोनिक बीस्ट्स के लिए पार करना नामुमकिन हो सकती थी, लेकिन शौर्य एक फ्लेम हॉक था जो डेमोनिक बीस्ट्स के बीच सबसे माहिर उड़ने वाले पक्षियों में से एक था। उसे यकीन था कि यह गहरी घाटी उसका रास्ता नहीं रोक पाएगी। हालांकि जैसे ही शौर्य ने उड़ान भरी, उसे महसूस हुआ कि स्पिरिचुअल ची का एक बहुत तेज बहाव उसके पंखों से टकरा रहा है। शौर्य ने तुरंत अपनी पूंछ के पंखों को कंट्रोल किया और अपने शरीर का बैलेंस बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन स्पिरिचुअल ची का ये बहाव एक खतरनाक तूफान जैसा था जो शौर्य के पंखों से बार बार बेदर्दी से टकरा रहा था। यहाँ तक कि शौर्य की शानदार फ्लेम ड्रैगन हॉक वाली पूंछ भी स्पिरिचुअल ची के इस तूफान में फंस गई थी और हिलने के काबिल नहीं बची थी। इतना ही नहीं, जब स्पिरिचुअल ची का ये तूफान उसके शरीर से टकराया तो उसे लगा मानो बर्फ की नुकीली सुइयां उसके मांस में चुभ रही हों, बहुत ठंडी और दर्दनाक। 10 सांसें भी नहीं बीती होंगी कि शौर्य जमीन की तरफ गिरने लगा। उसकी पीठ पर बैठी मिन्नी डर के मारे चीखने लगी। शौर्य ने तुरंत मिन्नी को अपनी चोंच से पकड़ लिया और पागलों की तरह अपने पंखों को कंट्रोल करने लगा। जमीन से बस एक सांस की दूरी पर इस फ्लेम हॉक ने, जो पक्षियों में सबसे माहिर उड़ने वाला था, अंततः अपने शरीर को स्थिर कर लिया और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुकू कुकू, मिट्ठू आगे आया। वह बहुत चिंतित था। शौर्य को सुरक्षित देखकर इस बार उसे राहत मिली। खड़े होने की जद्दोजहद करते हुए शौर्य ने उस विशाल घाटी की तरफ देखा और दंग रह गया। अब क्या करें? उसे उम्मीद नहीं थी कि इस स्टॉर्म वैली की तेज हवाएं इतनी खौफनाक होंगी। एंशिएंट ब्लड फ्यूजन के बावजूद शौर्य इस गहरी घाटी में उड़ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ के उस हरे भरे मैदान को देखते हुए शौर्य ने मजबूरी में अपना सिस्टम पैनल खोला। सिस्टम, क्या उड़कर पार करने का कोई तरीका है? सर्च किया जा रहा है। सर्च पूरी हुई। जांच के अनुसार आगे की गहरी घाटी में विंड एलिमेंट स्पिरिचुअल ची का एक तेज बहाव है, जिसमें घाटी के निचले हिस्से से आने वाली ठंडी ताकत मिली हुई है। टियर 3 से नीचे के उड़ने वाले डेमोनिक बीस्ट इसे पार नहीं कर सकते। टियर 3, शौर्य का सारा जोश तुरंत ठंडा पड़ गया। अगर वह टियर 3 का होता तो उसने उस घटिया डेमन बैट किंग को कब का चीर कर रख दिया होता। उसे यहाँ छिपकर कल्टीवेट करने की जरूरत ही क्या थी? क्या कोई और रास्ता है? सर्च किया जा रहा है। मिल गया। दूसरा तरीका, विंड एलिमेंट डेमन कोर बनाने से विंड एलिमेंट स्पिरिचुअल ची के बहाव की रुकावट को दूर किया जा सकता है, जिससे होस्ट के इस गहरी घाटी को पार करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। विंड एलिमेंट डेमन कोर। शौर्य ने तुरंत चेक करने के लिए सिस्टम पैनल खोला। एलिमेंटल पावर 985, 1000, फायर एलिमेंट 585, अर्थ एलिमेंट 185, वाटर एलिमेंट 104, विंड एलिमेंट 68, लाइट एलिमेंट 42, डार्क एलिमेंट 1। विंड एलिमेंट सिर्फ एक मामूली सा 68 पॉइंट्स था। डेमन कोर बनाने के लिए ज़रूरी 1000 पॉइंट्स से यह अभी बहुत बहुत दूर था। शौर्य को लगा कि वह कितना कंगाल है। अगर एवोल्यूशन वैल्यू की बात होती तो शौर्य धीरे धीरे अलग अलग डेमोनिक बीस्ट्स का शिकार करके इसे थोड़ा थोड़ा जमा कर सकता था, लेकिन एलिमेंटल वैल्यू हासिल करना इतना आसान नहीं था। उस समय फायर एलिमेंट डेमन कोर बनाने के लिए शौर्य ने सिर्फ पर्याप्त फायर एलिमेंट वैल्यू जमा करने के लिए 9 पेटल फ्लावर हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की थी। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसका एक बड़ा हिस्सा किस्मत की वजह से था। किसी एक एलिमेंट के लिए लगभग 1000 पॉइंट्स की एलिमेंटल वैल्यू जमा करना सच में बहुत मुश्किल था। यह मुश्किल था, लेकिन कम से कम अब एक साफ रास्ता तो था। शौर्य ने तुरंत अपना हौसला बढ़ाया। मिट्ठू, चलो पहले रेगिस्तान की रेत में चलते हैं। शौर्य ने मन बना लिया कि वह कुछ समय के लिए रेत में ही खाना ढूंढेगा और फिलहाल के लिए स्टॉर्म वैली को भूल जाएगा। तभी मिट्ठू अचानक दर्द से चीख पड़ा। कुकू कुकू। शौर्य तुरंत मिट्ठू के पास पहुंचा, जो जमीन पर लोटपोट हो रहा था, मानो वह बहुत भयंकर दर्द सह रहा हो। उसकी पीठ पर बैठी मिन्नी भी दर्द से कराहने लगी। जल्द ही शौर्य को इसका कारण समझ आ गया, क्योंकि उसे भी वैसा ही दर्द महसूस हुआ। उसके पेट के अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ मानो वह फट रहा हो। एक चुभने वाले दर्द ने उसे लगभग बेहोश ही कर दिया। वह ठंडा और लालची चेहरा शौर्य के दिमाग में छा गया। डेमन बैट किंग ब्लड वॉम्बू का दर्द बर्दाश्त के बाहर था। शौर्य को महसूस हुआ कि उसके पेट में लगातार मरोड़ उठ रही है। इतना दर्द हो रहा था कि वह अपने पंजों से अपना पेट चीर देना चाहता था। दर्द के अलावा शौर्य बहुत उलझन में भी था। मिट्ठू ने पहले शौर्य को जो बताया था उसके अनुसार डेमन बैट किंग द्वारा लगाया गया ब्लड गू महीने में सिर्फ एक ही बार असर करता था। यही वजह थी कि शौर्य ने घाटी से भागने का फैसला किया था। सिस्टम की मदद से वह शायद 1 महीने में डेमोनिक बीस्ट के एक ऊंचे फॉर्म में विकसित हो सकता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड वॉम्बू सिर्फ 7 दिनों में ही अपना असर दिखाएगा। इसका जरूर कोई कारण होगा। भयंकर दर्द के एक दौर के बाद वह एहसास धीरे धीरे कम होने लगा। मिट्ठू ने एक गूंजती हुई आवाज़ निकाली। वह शौर्य से जल्दी वापस उड़ने की मिन्नत कर रहा था। एक बार जब ब्लड वॉम्बू असर करना शुरू करता है तो वह 1 घंटे का चक्र अपनाता है और 1 घंटे बाद फिर से असर करता है और ब्लड वॉम्बू से होने वाला दर्द बढ़ता ही जाता है।
ये चक्र दोहराता रहता है और अगर कोई डेमन बैट किंग का आदेश मानकर वापस नहीं लौटता तो ब्लड वॉर्म डेमोनिक बीस्ट के अंदरूनी अंगों को फाड़कर रख देता है। अभी अभी महसूस किए गए उस भयंकर दर्द को याद करके शौर्य सिहर उठा। मिट्ठू, चलो चलें। दोनों पक्षियों ने एक पल भी नहीं सोचा और वापस लौटने के अपने सफर पर निकल पड़े। शौर्य ने उस अथाह स्टॉर्म वैली की तरफ देखा और उस घटिया डेमन बैट किंग के बारे में सोचा। उसकी आंखों की नज़रें और भी खूंखार हो गईं। अजीबोगरीब चट्टानों के जंगल के खुले मैदान में इस वक्त खुले मैदान में डेमोनिक बीस्ट्स का एक बड़ा झुंड इकट्ठा हो चुका था। पहले की तरह ही इशारा पाने वाले डेमोनिक बीस्ट जमीन पर दुबके हुए थे और उन्होंने जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं की। डेमन बैट किंग एक खड़ी और विशाल चट्टान पर चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें बेचैन और पागलों जैसी लग रही थीं। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के एक डेमोनिक बीस्ट का सिर फट गया और डेमन बैट किंग उस पर झपटा और सबके सामने उस डेमोनिक बीस्ट को निगल गया। दूसरे डेमोनिक बीस्ट हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। अपनी ही प्रजाति को मरते हुए देखकर भी उन्होंने एक हल्की सी कराह भी नहीं निकाली। डेमन बैट किंग का मूड साफ तौर पर बहुत खराब था और वह बहुत अस्थिर था। जो कोई भी इस वक्त उसे भड़काने की हिम्मत करेगा यकीनन उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। तभी आसमान से एक चील की चीख गूंजी। शौर्य की आग जैसी लाल आकृति आसमान से नीचे उतरी, जिसने नीचे मौजूद डेमोनिक बीस्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब वे बुरी तरह डरे हुए थे। वे सोच रहे थे कि काश वे पत्थर बन जाते ताकि डेमन बैट किंग की नज़र उन पर न पड़े। ये फ्लेम हॉक हालांकि इतने दिखावे के साथ आ रहा था, वह तो सीधा सीधा मौत को दावत दे रहा था। डेमन बैट किंग ने उस फ्लेम हॉक को घूरा जो जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसकी नज़रें सामने वाले पर गड़ी हुई थीं। डेमन बैट किंग को शौर्य में काफ़ी दिलचस्पी लग रही थी। आखिर यह करना क्या चाहता है? शौर्य थोड़ा उलझन में था। उसे नहीं पता था कि डेमन बैट किंग को अजीब लग रहा था क्योंकि शौर्य का ऑरा पहले से काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। उसे याद था कि यह ध्यान खींचने वाला फ्लेम हॉक बस एक फर्स्ट ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट था, जबकि उसके गुलाम बनाए गए ज़्यादातर डेमोनिक बीस्ट सेकंड ऑर्डर के थे। इस छोटे से फ्लेम हॉक का ऑरा वास्तव में दूसरे डेमोनिक बीस्ट्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्थिर था। ये जान लेना ज़रूरी है कि ब्लड वॉर्म्स से संक्रमित डेमोनिक बीस्ट्स अक्सर पूरे साल कमज़ोर और बीमार रहते हैं और कई फर्स्ट ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट संक्रमित होने के 15 दिनों के अंदर ही मर जाते हैं। और जब वे मरते हैं तो वे कंकाल बन चुके होते हैं। उनकी ब्लड ची पूरी तरह से सूख चुकी होती है, जो सच में एक खौफनाक नज़ारा होता है। लेकिन शौर्य सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि उसका ऑरा भी थोड़ा बढ़ गया था, जो सीधा सीधा अविश्वसनीय था। डेमन बैट किंग एक थर्ड ऑर्डर डिवाइन सोल रेलम डेमोनिक बीस्ट था, जो पहले से ही बहुत समझदार था। उसे पता था कि शौर्य में ज़रूर कुछ असाधारण बात है। अचानक डेमन बैट किंग ने एक अजीब सी चीख निकाली। वह चीख बहुत तेज और डरावनी थी, मानो वह किसी चीज को बुला रहा हो। अगले ही पल डेमोनिक बीस्ट्स ने एक एक करके अपने मुंह खोले। ब्लड वॉर्म्स उड़कर बाहर निकले और वे डेमन बैट किंग के मुंह की तरफ शुद्ध ब्लड चीले जा रहे थे। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इन ब्लड वॉर्म्स का रंग उतना गहरा लाल नहीं था, जो साफ तौर पर ब्लड ची की कमी की वजह से था। डेमन बैट किंग ने अपने होंठ चाटे, मानो वह स्वादिष्ट ब्लड ची का मजा ले रहा हो। फिर उसके चेहरे का भाव काफी खूंखार हो गया। शौर्य उलझन में देखता रहा। डेमन बैट किंग की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें ब्लड ची की भारी कमी हो गई है। लेकिन शौर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या एक थर्ड ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट को अपनी ब्लड ची को लगातार पूरा करने के लिए इतने सारे डेमोनिक बीस्ट्स को गुलाम बनाने की ज़रूरत होती थी? सबसे ज़रूरी बात यह थी कि डेमन बैट किंग का ऑरा बहुत अस्थिर था, मानो वह किसी बहुत भयंकर दर्द से गुजर रहा हो। डेमन बैट किंग इस नतीजे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वह दहाड़ा और अनगिनत ब्लड वॉर्म्स फिर से उड़कर बाहर आए। एक बहुत बड़ा झुंड, वे प्यासे ब्लड वॉर्म्स डेमोनिक बीस्ट्स की तरफ लपके। डेमोनिक बीस्ट्स ने उन मुजरिमों की तरफ देखा जिन्होंने उन्हें गुलाम बना रखा था, और उनकी आंखों में दर्द की एक झलक थी। हर बार जब वे संक्रमित होते तो इसका मतलब था खाना ढूंढने के लिए कई दिनों तक लड़ते रहना। ये सच में बहुत दर्दनाक था, लेकिन उनमें से किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे पहले ही इसके अभ्यस्त हो चुके थे। डेमोनिक बीस्ट्स की समझ बहुत कम होती थी, और उनमें से ज़्यादातर लंबे समय से गुलामी वाली इस जिंदगी के आदी हो चुके थे, और उन्होंने विरोध करने की इच्छा बहुत पहले ही खो दी थी। इसके अलावा अगर वे ज़रा सी भी अनिच्छा दिखाते या भागने की कोशिश करते तो डेमन बैट किंग उन्हें तुरंत मार डालता। एक थर्ड ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट के पास ऐसी पावर थी। ब्लड वॉर्म्स के उनके शरीर में घुसने के बाद डेमोनिक बीस्ट्स ने अपने पंख फड़फड़ाए और कमजोरी के साथ वहां से उड़ गए। मिट्ठू, चलो चलें। जैसे ही शौर्य वहां से निकलने वाला था, डेमन बैट किंग ने एक शक्तिशाली ऑरा छोड़ा। शौर्य को लगा कि वह हिल नहीं पा रहा है। शौर्य के दिल में किसी बुरी अनहोनी का एहसास होने लगा। डेमन बैट किंग ने घमंड से शौर्य को घूरा और वह एक विशाल चट्टान से दूसरी विशाल चट्टान की तरफ उड़ने लगा। उसने अपना मुंह खोला और 2 और ब्लड वॉर्म्स उड़कर बाहर आए। ये होने वाला है।
एक खौफनाक एहसास ने शौर्य के शरीर को ठंडा कर दिया। बिल्कुल, ये दोनों ब्लड वॉर्म्स शौर्य की तरफ उड़कर आ रहे थे। इस डायमंड बैट किंग को लगता है कि मेरे संक्रमण का लेवल काफ़ी नहीं है और वह मुझसे और ज़्यादा ब्लड ची निकालना चाहता है। ये सच में मुझे सीधे तौर पर संक्रमित करने के लिए 3 ब्लड वॉर्म्स भेज रहा है, कितना घटिया है। शौर्य को बहुत गुस्सा आया, यहाँ तक कि उसके पंख भी खड़े हो गए। वह अचानक समझ गया, डायमंड बैट किंग की नज़रों में वह बस एक कीमती गुलाम था। जब तक वह हिलडुल सकता था, डायमंड बैट किंग उसकी अहमियत और मांस खून की ऊर्जा को निचोड़ने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगा, जब तक कि शौर्य पूरी तरह से एक सूखा हुआ पक्षी कंकाल न बन जाए। दोनों ब्लड वॉर्म्स को अपनी तरफ आते देखकर शौर्य के दिल में एक तीव्र भावना उठी। एक आम डेमोनिक बीस्ट को भयंकर दर्द महसूस कराने के लिए एक ब्लड वॉर्म ही काफ़ी था। अगर वह 3 ब्लड वॉर्म्स से संक्रमित हो गया तो वह सच में एक टूल बट बन जाएगा जो बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो डायमंड बैट किंग के साथ मरते दम तक लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। शौर्य अभी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने ही वाला था, यह मानते हुए कि देर सबेर मौत तो आनी ही है, कि तभी उसके कंधे पर बैठी मिन्नी ने एक हल्की सी चीख निकाली। छोटी मिन्नी पहले से ही बहुत कमज़ोर थी और उस छोटे से चेहरे ने शौर्य का दिल तुरंत पसीज दिया। वह खुद पर हार नहीं मान सकता था। शौर्य ने डायमंड बैट किंग को ठंडी नज़रों से घूरा। उसने दोनों ब्लड वॉर्म्स को खुद को संक्रमित करने दिया। शौर्य को पता था कि जब से वह अंडा बना था, तब से अब तक जिंदा रहने का उसका संघर्ष एक ना हार मानने वाले जज्बे की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। इसी भावना ने उसे अपनी समझदारी से काम लेना सिखाया और एक ज़्यादा ताकतवर डेमोनिक बीस्ट बनने के लिए मेहनत करना सिखाया। यही भावना थी जिसने उसे जान की बाजी लगाकर लड़ने का विचार दिया। लेकिन अब उसे शांत रहना होगा। जहाँ जीवन है वहाँ उम्मीद है। कभी कभी बर्दाश्त करने के लिए भड़कने से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। इंसानी सोल की महानता उसके मुश्किलों से गुजर कर रास्ता बनाने की क्षमता में है। डायमंड बैट किंग से दूर जाने के बाद शौर्य शांत रहा। इस वक्त वह उस चील से अलग नहीं था जिसने मुश्किलों का सामना किया था और जिसकी मानसिकता बर्फ की तरह सख्त थी। उसका सामना जिंदगी और मौत के एक बहुत बड़े खतरे से हुआ था। 3 ब्लड वॉर्म्स, सिर्फ सेकंड टियर तक ब्रेक थ्रू करना ही इसका हल था। इस दबाव को सहना और सेकंड टियर तक ब्रेक थ्रू हासिल करना, क्या यह मुमकिन है? कहा जाता है कि जब चील बूढ़े हो जाते हैं तो इस्तेमाल न होने के कारण उनके पंजे बहुत लंबे हो जाते हैं, जिससे किसी चीज़ को पकड़ना नामुमकिन हो जाता है और उनकी चोंच पर भी एक सख्त परत जम जाती है, जिससे सामान्य रूप से खाना भी मुश्किल हो जाता है। जिंदा रहने के लिए चील को सबसे खड़ी चोटियों और सबसे सख्त चट्टानों को ढूंढना पड़ता है। फिर वे पागलों की तरह अपनी चोंच से चट्टानों पर वार करते हैं और अपने तेज पंजों से खरोंचते हैं, जब तक कि उनकी चोंच टूट न जाए और उनके पंजे लहूलुहान होकर खराब न हो जाएं। उस समय नई चोंच फिर से उगाती है और उनके पंजे तेज और फुर्तीले हो जाते हैं। इस तरह चील एक नया जन्म लेता है। शौर्य ने अपने पंख फैलाए और रेगिस्तान की तरफ उड़ चला। मिट्ठू भी ठीक उसके पीछे पीछे आ रहा था। शौर्य ने अपना मन बना लिया था, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसे आने वाले महीने में हर हाल में सेकंड टियर तक ब्रेक थ्रू हासिल करना ही होगा।